बीच में एड्रेस किया जाए कि आपके किस लेवल पे आपको समझ है। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको ओईटी ओईटी कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ आप ओईटी से काम ले सकते हैं, और ओईटी का हमें क्या फायदा है, व्हाई इट इज अवे मोर इजियर देन एज कंपेयर टू आइल्स। यहां से मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टार्ट करूं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ओईटी का आपको प्लैब के लिए, प्लैब वन देने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले ओईटी आता है। ओईटी करेंगे या आइल्स करेंगे? आइल्स में क्योंकि प्लैब के लिए आपको 7 बैंड ईच और 7.5 जो है वो आपको टोटल चाहिए होता है, तो वो बड़ी मुश्किल से आता है। मोस्टली राइटिंग में आपके 6.5 आ जाते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है, तो इसलिए आपको उस लिहाज से आपको काफी उसमें सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। आइल्स के लोगों की 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो जाती हैं। और रिगार्डिंग ओईटी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ही सेंटर ने जो आज तक रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो 90% से अबव हैं। राइटिंग और स्पीकिंग में तो 95% से अबव हैं। तो इसलिए ये इट्स वे इजियर एज कंपेयर टू आइल्स। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं देनी पड़ती। पाकिस्तान में आ गया हुआ है, एक ही अटेम्प्ट में ये पास हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमें इसके साथ ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारा आयरलैंड में भी एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल है। हमने 4 बी लेने होते हैं। 4 बी हमारे 350 स्कोर ईच अगर हम ले लें तो हमारा वो आ जाता है। आयरलैंड में हमें कोई एग्जाम नहीं देना, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेनी है टोटल। उसके ऊपर मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाई हुई है, वो भी शेयर कर दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें आपको जस्ट 7 से 8 महीने का प्रोसीजर है। आपने जिसके अंदर ओईटी का भी टाइम हमने गिना हुआ है, टोटल 7 से 8 महीने लगते हैं। आज आप आज से शुरू करें तो वो अगर आप स्टेप वाइज चले तो 7-8 महीने में आप आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन लेके उसके आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। और जहां के आयरलैंड की जो पेज हैं वो इक्वल टू है यूके के, बिल्कुल वही पे डॉक्टर आयरलैंड में ले रहा है जो यूके में ले रहा है। थोड़ा सा फर्क है ट्रेनिंग स्लॉट्स का। आयरलैंड में ट्रेनिंग स्लॉट्स डिफिकल्टी से मिलती हैं, यूके में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन बिकॉज आजकल ये काफी ज्यादा कोरोना की वजह से हमें नहीं सीट्स मिल रही प्लैब की, तो उस टाइम के लिए जब तक आपको सीट नहीं मिलती को वो एक अच्छी आपके लिए अल्टरनेटिव स्टेशन है जहां पे जाके आप काम कर सकते हैं और अच्छी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक मेरी स्टूडेंट है हमारे पास इधर आई हुई है, डॉक्टर जवेरिया, उनसे बड़ी डिस्कशन हुई है। वो कनाडा से बिलोंग करती हैं, वो कनाडा से यहाँ फैमिली मेडिसिन करने आई हुई हैं और उनको ओईटी रिक्वायर होता है। अगर कोई कनाडा में जॉब करना चाहता है तो उसको ओईटी रिक्वायर है कनाडा में भी जॉब करने के लिए। सिमिलरली अब यूएसएमएलई जो लोग एमएलई दे रहे हैं, उन हमारे स्टूडेंट मैच लेके गए भी हैं कई। उनका पहला यूएसएमएलई स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो होता था पहले सीएस। जो सेकंड सीके होता है, थर्ड सीएस होता है। सीएस को उन्होंने एग्जम्प्ट करके उसकी जगह ओईटी कंसीडर करना शुरू कर दिया है। ये 1-1.5 साल से हो रहा है और हमारे कुछ स्टूडेंट्स को मैच भी मिले हैं। उन्होंने एमएलई 1-2 किया हुआ था, उन्होंने ओईटी किया और उनको मैच मिल गए। अच्छा, तीसरा अब डेफिनेटली कनाडा, चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज उनका तो ये टेस्ट है, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल लेती है। तो ये तो हमारी इम्प्लीकेशंस हैं डॉक्टर्स के लिए। इसी तरह नर्सेज, पैरामेडिक्स, जो हमारा फिजियोथेरापिस्ट, हमारे डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट, इनकी भी रिगार्डिंग काउंसिल्स जो हैं वो जहां पे वो आइल्स को मानती हैं वो सारी की सारी हर कंट्री की वो ओईटी को भी वैसे ही मानती हैं। ओईटी इसलिए बेहतर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ओईटी इज बेटर बिकॉज इसका पासिंग रेशियो जो रिक्वायर्ड बैंड है जो कि बी इन ईच है 350 पे आता है, वो हम आसानी से अटेन कर लेते हैं। अब मैं अपनी पर्टिकुलर अपनी डिस्कशन को डायरेक्ट करना चाहूंगा ओईटी के हवाले से कि ओईटी किस तरह तैयारी की जाए, कितनी तैयारी रिक्वायर है, और आप एक नॉर्मल आदमी कितने टाइम में ओईटी कैसे तैयार कर सकता है। पहले नंबर पे तो मैं आपको बता दूं ओईटी इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। ओईटी की जो प्रिपरेशन है आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ चाहिए होता है।
वैसे तो लोग 15 दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन एक टू बी एट द सेफर एज हमने तो वो विंडो देनी होती है जिसके ऊपर 70% लोग फॉल करते हैं, वो 1 मंथ है। अच्छा, 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 मंथ इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आई वुड लाइक कि मैं आपको बताऊं कि आपका डेली का टाइम कितना होना चाहिए, आप किस तरह इसको करेंगे सो दैट आप आसानी से इसको पास कर सकें। पहले नंबर पे तो ये मैं आपको बता दूं कि आप एक दिन में हर दिन आप अगर 4 घंटे ओईटी को दे सकते हैं, 4 घंटे अगर आप ओईटी को दे सकते हैं तो आपका एक महीने में ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रोवाइडेड विद कि आपने जो वीकेंड्स हैं आपके, आप सारे वर्किंग होते हैं, आपने वीकेंड्स को रीडिंग और लिसनिंग को ज्यादा लगाना है। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक स्केड्यूल बना के दूं, जो अपने घर में भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी असिस्टेंस चाहिए, जिस वे से भी उन्होंने तैयारी करनी है वो उनके लिए ये एग्जाम इजी हो। ठीक है, तो मैं 4 आवर्स का वर्किंग स्केड्यूल हम बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने डेली की एक रीडिंग करनी है। जब आपने डेली की एक रीडिंग करनी है तो आपको उसमें टाइम लगेगा, रीडिंग टाइम आपका होगा 1 आवर। वो आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है, उसको उसकी एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी अडेप्ट करते हुए रीडिंग का तो ओनली आपको टाइम मैनेज करना आ जाए तो आप रीडिंग निकाल लेते हैं। 42 क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, अगर आप 42 में से 30 क्वेश्चन ठीक करें तो आप पास करार पाए जाते हैं, यानी कि आपके 350 स्कोर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको जो रीडिंग है उसकी प्रैक्टिस टेस्ट में आप अपने आप को इतना काबिल बना लें कि आपका 35 स्कोर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम एंग्जाइटी होती है, ऊपर नीचे हो सकता है वहां जाके, तो आप फिर भी एक अच्छा आपके पास मार्जिन हो, आप 35 यहां से उसकी प्रिपरेशन करके जाएं। टाइम भी वो आपको टोटल 1 आवर होता है, वहां आपने 1 आवर में करना होता है, आप 55 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करें, अपने रिफ्लेक्सेस को ब्रिस्क करें सो दैट। हाँ जी, रीडिंग टाइम जो है, रीडिंग टाइम टोटल रीडिंग टाइम होता है आपका 1 घंटा। 1 घंटे में आपने रीडिंग टाइम करनी होती है। पहला उसका ए पार्ट जो होता है वो 15 मिनट्स का होता है। वो जो 15 मिनट्स का उसका पार्ट होता है वो टोटली 20 क्वेश्चंस होते हैं, 4 उसके एक ही टॉपिक के ऊपर चार टेक्स्ट दिए होते हैं, तो आपने वो 15 मिनट में उसमें 20 आंसर्स करने होते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए शेयर कर देंगे। ओके, लेकिन वो बाकी जो रेस्ट ऑफ 45 मिनट्स होते हैं उसको आप बी एंड सी में आपने करना होता है, उनको डिवाइड कर सकते हैं आप बी को 12 मिनट हम रिकमेंड करते हैं, 12 मिनट दें, बाकी वो 3 मिनट भी बचा के आप जो 33 मिनट्स अपने हैं वो अपने सी को दें, बिकॉज सी इज द डिफिकल्ट पार्ट। तो इसलिए आपने जो रीडिंग वाला पोर्शन है इसको बहुत तवज्जो देनी है, बिकॉज मैंने देखा है, मेरी प्रैक्टिस में ये आया है कि लोगों के रीडिंग जो है वो काफी ज्यादा उनके स्कोर कम आते हैं और वो रिक्वायर्ड बैंड नहीं कर पाते हैं। ये तो होगी एग्जाम स्ट्रेटजी, आपने वो टाइम क्या करना है। जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है इसमें से अपने 5 मिनट बचाएं, अपने रिफ्लेक्सेस को ब्रिस्क करें। वो जो लास्ट वाला आप 45 मिनट्स में बी एंड सी कर रहे हैं, अपना टाइम वॉच को लगा के आप उसको 41 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करें सो दैट आपके रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हों। इस तरह जो ए पोर्शन है उसको भी 13 मिनट में आप ट्राई करें कि आपका जो आप वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका हो। तो घर में आपने डेली 1 घंटा ये तो आपने उसको रीडिंग को दिया। इसके बाद जो स्टूडेंट बिल्कुल जो हरकत नहीं करते हैं, मैं वो बड़े उसके साथ वसूख के साथ कहना चाहूंगा कि ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें आपके लिए बेहतर होगा। वो आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल उसको टेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो आपने आधा घंटा कम से कम उसको और देना, कम से कम आधा घंटा और देना है रीडिंग को। उसमें आपने एनालिसिस करना है कि वो जो आपके 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, जो आपके 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, क्यों हुए थे। देयर आर पर्टिकुलर रीजंस, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन कि जो जिस स्कीम को आप एक दफा रॉन्गली परसीव करते हैं, आप सारी जिंदगी उसको रॉन्गली परसीव करते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी वो रॉन्ग परसेप्शन को राइट करना होता है। देखिए, मैंने एक नई चीज लर्न करनी है, if I have to learn something new, this is easy, this is quite easy, but if I have learned already something wrong, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसकी डी लर्निंग करनी पड़ेगी।
तो वो डी लर्निंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये वो जो मैं आपको एंड वाला टाइम कह रहा हूं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर दैट रीजन आप एंड पे वो अपने जो आधा घंटा अपना एक रीडिंग टेस्ट करने के बाद वो अपना शिफ्ट करें, वो अपना कन्वर्ट करें इस चीज पे कि उसके आप एनालिसिस करें। वो देखेंगे आपकी वो जो रॉन्ग आंसर्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं। जब उसके आप 2-3 टेस्ट में अपनी स्कीम्स बनाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रिमार्केबल रिजल्ट इंक्रीज हुआ है। स्ट्रेटजी विद दिस एनालिसिस, ऑनलाइन मटेरियल आपको कोई रिक्वायर नहीं है। मेरे से ये पूछा किसी ने, क्वेश्चन किया है कि बुक ऑनलाइन मटेरियल रिक्वायर नहीं है। आप हम हमारे पास बिल्कुल हम मटेरियल हम रखते हैं, हम आपको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। कोई रीडिंग के लिए बुक नहीं है, वो प्रैक्टिस टेस्ट है। बिकॉज इसके जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ रीडिंग के हवाले से, यही है सब कुछ, अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, बी एंड सी के लिए मिला के एग्जाम में 45 मिनट्स होते हैं। मैं आपको आपकी प्रैक्टिस में रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 40 मिनट लगाएं, आप 41 मिनट लगाएं, सो दैट आप आपके फ्लेक्सिस ब्रिस्क हो सके एग्जाम में। अगर वो कोई चीज पूछते हैं तो वो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। बुक नहीं रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको टेस्ट चाहिए होते हैं। वो टेस्ट आपने आपने करने हैं। वो मैं आपको गूगल ड्राइव से अपना रीडिंग का मैं यहीं पे लिंक शेयर कर देता हूं आपके। मैं अभी ओके, मैं आपको ट्राई करता हूं कि मैं अभी ही इधर आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूं वो ग्रुप में। वो मैं आपको उसका ग्रुप शेयर कर दूंगा। वो मटेरियल आपके लिए काफी होगा। वो टेस्ट हैं, उनके आंसर एंड पे दिए हुए हैं, आपने जस्ट उनको करना है और उनके अपने आंसर एंड पे मैच करने हैं। ये रीडिंग के लिए यही है। रीडिंग के 3 पार्ट होते हैं, तीनों को आप बार बार अटेम्प्ट करें। और हाँ, एक और रीडिंग के वाले से आखिरी चीज बता दूं, आपने अपना चार्ट जरूर बनाना है। चार्ट क्या चीज होती है? चार्ट ये चीज होती है, एक वो चार्ट आप बनाते हैं ABC एंड टोटल। हर दिन की डेट के साथ आप लिख के वो चार्ट जरूर बनाएं। आपको 3-4 दिन बाद आपको ये कंफर्म पता लग जाएगा कि मुझे क्या, कहां पे मेरी गलती आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको पता लग रहा है कि मेरा ओनली सी पार्ट इज ओनली द प्रॉब्लम। ए बी में कोई मसला नहीं है। ए में अगर कोई बंदा 18 स्कोर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑप्टिमल है। बी में कोई 6 में से 4 प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑप्टिमल है। जो सी है इसको आपने 10 प्लस पे लेके जाना है। तो 10 अगर 10 से नीचे है, 10 के ऊपर नहीं जा रहा, तो आपने उस पर वर्क करना है। ओके, आई हैव फेल्ड द एग्जाम। ओके, डेफिनेटली आपको इंप्रूव करने, अगर वो फेल हुआ है उसमें कोई फ्लॉ होगा, मैंने उसी पे ही ट्राई किया है कि आपको मैं बताऊं कि रीडिंग को आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। 3 चीजें मैं समराइज कर सकता हूं कि 3 चीजें। एक, आपकी प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट टेस्ट अगेन एंड अगेन। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करके एक दिन का हटें, उसके दौरान आप अपना उसका एनालिसिस जरूर करें, उसको आधा घंटा जरूर दें, वो बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर इंप्रूवमेंट नहीं आती। तीसरी, अपना एक चार्ट मेंटेन आपने जरूर करना है, जो कि अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चार्ट मेंटेन करेंगे तो आपको अपने फ्लॉज का पता लगेगा कि कांस्टेंट आपका फ्लॉ किस जगह पे आ रहा है। तो ये इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरह रीडिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन रीडिंग के वाले से किसी ने पूछना है तो सो दैट वी कैन मूव। अच्छा, एक मीटिंग हो रही थी, कोई लेक्चर है। ओके, ये बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये 2 स्टूडेंट्स ने एक ही क्वेश्चन किया है कि एग्जाम में स्ट्रेस हो जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने देखें, स्ट्रेस नहीं होता है, बेसिकली एंग्जाइटी होती है। एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, वो एंग्जाइटी होती है। उसको ब्रेक करने का, जिसको वैसे लाइफ में एंग्जाइटी का मसला है, तो वो प्लीज अपने एग्जाम में बिल्कुल वो खा के जा सकता है बीटा ब्लॉकर। कोई इशू नहीं है, वो बीटा ब्लॉकर खा के चला जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकेंडली, आपने अपने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप वहां भी करेंगे। अपने आप को एंग्जाइटी से बचाए। एंग्जाइटी इज द मेन किलर ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ।
इसी तरह अगर एंजाइटी रीडिंग में किल करती है, सिमिलरली ये लिसनिंग में भी उतना ही रोल अदा करती है। तो आपने एंजाइटी से बिल्कुल एग्जाम एंजाइटी से बचना है, उसके लिए आपने ड्रॉल खानी है, तो दैट इज एन ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं तो कर, वो आपने डेफिनेटली एग्जाम एंजाइटी से आपने बचना है। सर नो 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 नो, आइल्स का कोई लेना देना नहीं है। आइल्स में मुझे बात सुने, आइल्स इज अ डिफरेंट एग्जाम। आइल्स की किसी किस्म की बी स्पेसिफिक टू योर एग्जाम, बिकॉज क्लिनिकल एग्जाम, इसका पैटर्न डिफरेंट है, इसकी हर चीज डिफरेंट है। आइल्स की कोई चीज आपको यहाँ कुछ हेल्प नहीं करने वाली। मैं जब रीडिंग देखें, बिल्कुल उसकी रीडिंग डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। अगर मैं आपको राइटिंग पोर्शन पे आऊंगा तो आपको पता लगेगा दिस इज अ क्लिनिकल एग्जाम, दिस इज नॉट अ लैंग्वेज एग्जाम। लेट मी कम टू द राइटिंग पोर्शन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इज टोटली डिफरेंट। कोई किसी किस्म का आइल्स का मटेरियल आपने इसके लिए नहीं पढ़ना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो बल्कि अदरवाइज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। बी स्पेसिफिक टू योर टास्क, अपने टास्क इंडिविजुअल इंप्रूव करें, दैट्स इट। ये शाहिद हनीफ, आप अपना भाई अगर आपने कोई पूछना है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू शुड म्यूट योर माइक। आप अपना ना माइक म्यूट कर दें शाहिद हनीफ, बिकॉज उससे डिस्टर्बेंस हो रही है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही हरीम, आपने कुछ पूछा है? I can't listen you. You can type. Okay, let's move to the next section, which is again very much important. That is listening part. अच्छा, listening part में भी आपको मैं ये बता दूं, उसमें भी एक एग्जाम स्ट्रेटजी है लिसनिंग पोर्शन में। लिसनिंग पोर्शन की में उसका ए पार्ट बहुत आसान होता है। एक डायलॉग होता है, दो लोगों के दरमियान, डॉक्टर पेशेंट के दरमियान 24 क्वेश्चन पूछते हैं। सिमिलर उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया, अगर आपने 30 ले लिए तो आप पास होंगे, 350 स्कोर आएगा। आपने 35 स्कोर करने की कोशिश करनी है आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस। पहले नंबर पे तो उसका जो ए पोर्शन है उसके अंदर ही आपके 24 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने जेन में रखना है कि आपने 20 ठीक करने हैं, 24 नहीं जेन में रखना, क्योंकि अगर आप 24 रखेंगे तो एक ही मसला है। लिसनिंग पार्ट ए का ओनली वन प्रॉब्लम विच इज स्किप, उसमें स्किप हो सकता है या सही हो सकता है। तो आपने 1 से 2 या 3 स्किप की वैसे ही अपने अंदर रूम रखनी है। हम अगर 20 स्कोर भी ए में प्रोड्यूस कर लिया आउट ऑफ 24 तो हम आगे कवर कर लेंगे। तो आपने 20 ही जेन में रखना है। 20 अगर आप 20 जेन में रखते हैं, R23 जाता है, 22 जाता है, इट्स गुड। लेकिन आपने इस वजह से एंग्जाइटी नहीं लेनी किसी सूरत में भी कि मेरे 24 क्यों नहीं आ रहे, मेरे 23 क्यों नहीं आ रहे, ठीक है? क्योंकि हमने अपना एग्जाम स्मार्टली पास करना है, इसके साथ लड़ना नहीं है। सेकंड, अब इसके अंदर आपने अगर स्किप होता है तो होने दें। दूसरा, इसके अंदर ए के वाले से, क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस स्पेलिंग मिस्टेक्स का मसला नहीं होता। लाइक अगर आपने SKAR SCAR किसी तरह भी लिख दिया, तो अगर आपने फोनिक टून प्रोड्यूस कर दी है तो मसला नहीं होता अनटिल अनलेस आप कोई न्यू वर्ड ही ना बना दें या कोई बिल्कुल चीज को उसकी कोई सेंस ही ना बने। अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक छोटी मोटी लिसनिंग पार्ट में आपकी काउंट नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब आप उसको कर रहे होते हैं, कुछ लंबी बीच में वो डिजीज का नाम ले देता है, लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन टेक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब आपने अगले पे जाना है, इसको लिखने का टाइम नहीं है, तो वो वाले एब्रिविएशन जो आप रिप्रोड्यूस आसानी से कर सकते हैं वो जल्दी से लिख लें, बिकॉज एंड में आपको टाइम मिलेगा। ये आई एम ऑन रीडिंग, आई एम ऑन लिसनिंग नाउ, आई एम नॉट, मैं उस पर नहीं हूं। मैं रीडिंग हमने पोर्शन कवर कर दिया, अब मैं लिसनिंग पे हूं। तो अब आप उसमें मैं आपको ए पोर्शन का बता रहा हूं कि ए पोर्शन के 24 क्वेश्चन होते हैं। इसमें या तो स्किप हो सकता है, तो आपने स्किप होने से बचने के लिए आपने एक तो एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है और दूसरा आपने कंसंट्रेशन का लेवल अपना बहुत ज्यादा इन रखना है। ये दो चीजें आप करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ए पोर्शन इसका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर स्किप होता है तो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ नॉर्मल। अगर आपसे 2-3 स्किप हो जाते हैं, ये नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप 2-3 स्किप के पीछे एंग्जाइटी में जाएंगे तो आप 6-7 स्किप कर आएंगे, तो वो फिर वो डेंजरस है, वो फिर वो नहीं कवर होगा।
तो आपने क्या करना है, आपने इसको 20+ पे अपने दिमाग में रखना है कि मैंने इस पे 20+ स्कोर प्रोड्यूस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसमें आपने एब्रीवेशन जो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो यूज कर लेनी है, बिकॉज एग्जाम के एंड पे वो आपको 2 मिनट देते हैं, करेक्ट योर आंसर्स, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई और शीट तो फिल नहीं करनी, कोई वो जिस तरह आइल्स में करते हैं इसी के ऊपर ही लिखना है। तो आप उस 2 मिनट्स में आए, जो आपने एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं उनको मिटाएं, मिटा के लेड पेंसिल से पेपर होता है और आप अपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखा DM2 डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, तो आप उसको मिटा के डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 लिख दें। ये इसलिए सो दैट यू कैन मेंटेन योर पेस विद द पेपर। वो अब बोल रहा है तो आपने उसके साथ पेस मेंटेन रखनी है। वो अगर कोई लंबे लंबी चीजें बोलेगा और आप वो सारे का सारा आप लिखना चाहेंगे तो स्किप हो सकता है, आप अगले पे नहीं जा सकते। तो ये एक ही एग्जैक्ट यही स्ट्रेटजी है। मैं समराइज कर देता हूं। कंसंट्रेशन एक, दूसरा आपने बचना है किसी भी एंग्जाइटी से, तीसरा जेन में 24 नहीं रखना, 20 स्कोर रखना है। एक दो स्किप हो गए कोई बात नहीं, लास्ट में उसमें आपने एब्रीविएशन का यूज कर लेना। क्यों कर लेना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपको लिसनिंग का ए पोर्शन की स्ट्रेटजी होपफुली आई ट्राइड टू एलेबोरेट इट वेल, आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूं उसकी बी पोर्शन पे। बी और सी, अच्छा बी पे और सी का एक ही तरीकाकार है। बी और सी में आपने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है, बी में भी और सी में भी। बी में वो आपको 30 सेकंड देता है ना, बी में वो आपको 30 सेकंड देता है कि आप 30 सेकंड जो है इसके दौरान आप अपना वो पढ़ लें और पढ़ के आप अपना आंसर करें। वो 30 सेकंड में आपने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है। वो कीवर्ड क्या चीज है, वो कीवर्ड ये चीज है लाइक वहां पे लिखा हुआ है इसकी इंप्लीकेशंस बताएं। अच्छा, अंदर उसने इफेक्ट्स, कॉजेज और इंप्लीकेशन तीनों की बात की हुई है। हाँ, अगर तो वो आपका जो उसकी इंप्लीकेशन है, ये आपका कीवर्ड है, इंप्लीकेशंस ऑफ ओईटी। ये अब इंप्लीकेशन है, अब उसके इंप्लीकेशन है कि वो कहां कहां यूज होता है, व्हाट इज। अब वहां अंदर और चीजों की भी बात की होगी। अच्छी मजे की बात यह है कि वो जो तीनों ऑप्शंस आपको वो नीचे देगा, वो तीनों की तीनों ऑप्शंस वो बोलेगा। तो इस चीज पे नहीं जाना कि उसने क्या बोला है। और सम टाइम जो ऑप्शन टिक करनी होती है वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलता, वो उसका मीनिंग बोलता है। तो आप एक लिसनिंग का बी एंड सी पार्ट पे हम बात कर रहे थे। लिसनिंग का जो बी एंड सी पार्ट है, इसमें आपने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है। वो आपको फॉर एग्जांपल टाइम, अगर आपको वो टाइम दे रहे हैं लाइक 30 सेकेंड का, तो 30 सेकेंड में आपने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके ऑप्शंस की कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है, और फिर उसको आपने बड़े कंसंट्रेशन के साथ लिसन करना है। इस पे बिल्कुल नहीं जाना कि वो क्या बोल रहा है, वो जो तीनों ऑप्शन है वो बोलेगा। ये नहीं कि वो आपके जो वर्ड आप लिसन करें, लिसन होगा उसके बाद आप उसको फौरी तौर पे आप कहेंगे ये मैंने ये सुन लिया, ये वाली बात है, ऐसा नहीं है। वो आपने उसका थीम पिक करना है। इसी तरह आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, आसान है। बी पोर्शन आसान होता है, होपफुली आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। अच्छा, सी पोर्शन के मैं आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता देता हूँ। सी पोर्शन में वो आपको 90 सेकंड देते हैं, एक लंबा एक इकट्ठे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, एक है, फिर उसके बाद एक और उन्होंने आपको 6 क्वेश्चन के लिए एक कन्वर्सेशन चलेगी, उसके लिए भी 90 सेकंड अलहदा पे देंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। इस 90 सेकंड्स में आपने 6 क्वेश्चन नहीं पढ़ने की कोशिश करनी, अपने प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बी में बताया उसके साथ आपने 4 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करनी है। वो जब आप 4 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे उससे आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। जब वो फिर बोलेगा आप उसका अच्छा आंसर कर सकेंगे। दिस इज द वे कि आप सी पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आखिरी जो 2 ऑप्शन होती हैं वो आपको, जब आपको वर्ड पूरा उसका एक थीम पता लग जाएगा टॉपिक का, तो वो भी आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप 6 की 6 ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा और आप एंजाइटी में जाएंगे। तो ओनली ट्राई टू रीड द 4 ऑप्शन। जो लास्ट वाली 2 ऑप्शन है उनको आप उस पर छोड़ दें कि वो हम फ्लो में ही वो हो जाएगा। ठीक है, अब लिसनिंग के वाले से किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क। अगर लिसनिंग, क्योंकि हमने रीडिंग एंड लिसनिंग पोर्शन हमने खत्म कर लिया है, इसके ऊपर हमने बात कर ली है,
तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू स्पीकिंग सेक्शन एंड द रीडिंग राइटिंग सेक्शन। तो अगर आपकी कोई इसमें क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे आज आपके साथ सेमिनार का मकसद ये था कि आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो। आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड टू द अदर सेक्शन विच इज स्पीकिंग सेक्शन। हम स्पीकिंग सेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं, वैसे तो डॉक्टर हिरा हमारा स्पीकिंग सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से देखती हैं, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इसके ना ये आसान है। हमारी एकेडमी में हम जो इसको लेते हैं स्पीकिंग सेक्शन, हमारे लिए ज्यादा आसान इसलिए होता है कि इसको हम काफी सिमुलेट कर लेते हैं चीजों को। अच्छा, उसमें ना देखें स्पीकिंग सेक्शन जो है, इसके स्पीकिंग में आपको वो दो क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर वो आपको एवेलुएट करते हैं मेजरली स्पीकिंग। पहला क्राइटेरिया वो आपका जो जिसके ऊपर आपको एवेलुएट करते हैं वो है लिंग्विस्टिक। दूसरा क्राइटेरिया है वो है क्लिनिकल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब लिंग्विस्टिक क्या चीज है? लिंग्विस्टिक में वो चार क्राइटेरियाज हैं वो जिसके ऊपर वो आपको एवेलुएट करते हैं। एक आपकी वो कहते हैं जी इंटेलिजिबिलिटी, जिसको अंडरस्टैंडेबिलिटी है, जो डिपेंडेंट होती है आपके एक्सेंट पे और आपके प्रोनाउंसिएशन पे। अच्छा, इसमें आपने एक्सेंट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वैसे भी उन्होंने कहा हुआ एक्सेंट इतना गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि समझ ना आए, अदरवाइज इट्स एक्सेप्टेबल। हाँ, प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली नेचुरल अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर वॉइस व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू लाइक नाउ। तो इफ आई एम डूइंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अप्स एंड डाउन्स ऑफ माय वॉइस, मेरे प्रोनाउंसिएशन के नंबर अच्छे आएंगे। तो दिस इज अ प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर वो आपको कहते हैं आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब फ्लुएंसी अच्छी करने के हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो डेफिनेटली हमने बार बार बोल बोल के तो होती हैं, लेकिन हमारा जो क्लिनिकल कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन है उसको हम ऑगमेंट करने के लिए बहुत से टेम्पलेट रखते हैं। वो हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, वो हम स्टूडेंट अपने को कहते हैं कि आप इसको अच्छे से मगअप कर लो, लाइक बाई हार्ट लर्न कर लो, तो हमारा फ्लुएंसी खुद इंक्रीज हो जाती है। हम बेसिकली फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए और हमारी क्लिनिकल कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए हम अपना 40 to 50% टेम्पलेटेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज टेम्पलेटेड? लाइक मैं शुरू में मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, गुड इवनिंग, गुड, उसका मैंने वेट करना है कि वो आपको गुड इवनिंग कहे। ऐसे नहीं कहना गुड इवनिंग, माय नेम इज डॉक्टर हामिद, आई एम योर ट्रीटिंग फिजिशियन फॉर टुडे। नो, दिस इज टेलीग्राफिक स्पीच। इससे बचना है आपने हर लिहाज से। आपने उसके ऊपर आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है रोल प्ले, उस पर यह नहीं लिखा होता कि आपने बोलना है, उस पर लिखा होता है रोल प्ले। लाइक यू हैव टू एक्ट लाइक अ गुड क्लिनिशियन, यू हैव टू एक्ट लाइक अ गुड डॉक्टर, गुड नर्स, इफ यू आर टॉकिंग टू। तो आपने उस चीज से हमेशा बचना है कि आपने और इस अपने आप को कंफर्ट में रखना है। वो कंफर्ट में कैसे रखना है? गुड इवनिंग, अगला आपको बंदा कहेगा गुड इवनिंग, ओके, माय नेम इज डॉक्टर हामिद, आई एम योर वन ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन हियर फॉर टुडे, कैन आई कंफर्म योर एज एंड नेम प्लीज। वो डेफिनेटली उसके बाद आपको अपना नाम बताएंगे, हाउ मे आई कॉल यू, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाज का लोग चाहते हैं कि अपने पहले नाम से बुलाया जाए, कुछ कहते हैं हमारे दूसरे नाम से बुलाया जाए। गोरों में ये खास तौर पे ये ट्रेडिशन है उनकी। तो वो कहेगा यू कैन कॉल मी जेम्स, ओके ओके मिस्टर जेम्स, कैन यू टेल मी व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर टुडे। अब ये सारे का सारा आपने टेम्पलेटेड रखना है। ये आपको आपने एक दो टेम्पलेट याद कर लेने हैं, आपने देखना है कि वो आपके वहां पे जाके रिपीट होने हैं। मतलब सेटिंग चेंज हो सकती है, वहां पे इमरजेंसी सेटिंग हो सकती है, वहां पे लाइक फॉलो अप सेटिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर फॉलो अप होगा तो आपको ऑलरेडी इसका मतलब है नाम पता है, तो यू मस्ट बी हियर टू गेट द रिपोर्ट्स ऑफ योर रिजल्ट मिस्टर मैथ्यू। तो डेफिनेटली आप यहां से ग्रीट करने के बाद ये कहेंगे। तो आपने थोड़ा सिचुएशन को स्पेसिफाई होके, लेकिन आपने हमेशा टेम्पलेटेड रहना है, इसकी आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। ओके, दो क्राइटेरिया मैंने बताए अभी तक आपको, किसके? लिंग्विस्टिक के। द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ लिंग्विस्टिक वो जो है वो है आपकी ये ग्रामर। ग्रामर जो है डेफिनेटली इसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, ना हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर का आना है, आपको हमेशा डॉक्टर का रोल प्ले आना है। आपको अगर हम नर्स का, हाँ दूसरा मैं आपको बताता चलूं, रीडिंग एंड लिसनिंग इज सेम फॉर ऑल प्रोफेशन, देयर इज नो चेंज, नो चेंज। ओके, और जो स्पीकिंग है वो हर प्रोफेशन का अपना होगा। लाइक इफ यू आर अ फार्मासिस्ट तो आपको एज ए फार्मासिस्ट का कार्ड आएगा, अगर आप डॉक्टर है डॉक्टर का कार्ड आएगा, नर्स है तो नर्स का कार्ड आएगा।
कभी भी आप पेशेंट नहीं होंगे, कभी भी आप दूसरे एंड पे नहीं जाएंगे, आप अपने एंड पे ही रहेंगे। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि इट विल ऑलवेज बी द सेम। 3 मिनट वो आपको देते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, 5 मिनट आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है। मैं नहीं कहूंगा बोलना होता है, क्योंकि आप फिर बोलने लग जाते हैं, आपने इंटरेक्ट करना होता है ना, गुड वे। ठीक है। तो तीसरा पोर्शन है उसका ग्रामर है, उसमें वो कहते हैं कि आप अपने आपके रिसोर्सेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी अच्छे होने चाहिए। आप अच्छे से वो उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपकी रेंज अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली ये हमें जो हम टेम्पलेटेड चीजें याद करेंगे उसके अंदर हम अपनी रेंज को बढ़ाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने वो ताकि उसकी हमारी हम प्रैक्टिस करेंगे और उससे हमारी रेंज और वोकैबुलरी दोनों चीजें बढ़ेंगी। ओके, अब हम मूव कर इसका एक और क्राइटेरिया है, वो है आपने उसका सिंपल सी बात है, आपने यू हैव टू बी द फॉर्मल एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। ये उसका फोर्थ है। ये मैं अभी एक क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, वो जो हमारा लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया है। डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं वो उस लैंग्वेज में बात नहीं करता, हे मैन हो यू केम हियर, आई कांट टॉक लाइक दैट बिकॉज आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, आई हैव टू सी द पेशेंट एज, आई हैव टू ओके इफ देयर इज अ स्मॉल किड तो मैं उससे बात कर सकता हूं, आमना हाउ आर यू, व्हाट्सअप। तो अगर वो एक एल्डरली पेशेंट है तो उसकी एज क्या है, मुझे उस रिस्पेक्ट में उसके साथ बात करनी है, अकॉर्डिंगली उसके साथ बात करनी है, ना फॉर्मल वे। ठीक है। तो ये हम इस करने से हमारे 4 क्राइटेरिया ऑफ लिंग्विस्टिक पूरे होंगे। इसके अलावा हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं जो क्लिनिकल कम्युनिकेशन के हैं। यस, फॉर्मल स्पीकिंग पैटर्न शुड बी फॉलोड। गुड वोकैबुलरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यू हैव टू फाइंड सम न्यू वर्ड्स और सम डिफिकल्ट वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू पिक द रिसोर्सेज ऑफ वोकैबुलरी। रिसोर्सेज ऑफ वोकैबुलरी ये चीज नहीं होती, वो बेसिकली होती है रिसोर्सेज ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी डाइवर्सिफाई करना है अपनी लैंग्वेज को, वो कैसे करना है? मैं उसको कहूंगा कि ओके मिस्टर मैथ्यू, आफ्टर व्यूइंग दिस, अब ये मैं अपनी चीजों को वो कर रहा हूं, और इसको लिए आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि आपने बाकी यू हैव टू जस्ट कीप द बॉल रोलिंग। जितनी आपने डाइवर्सिटी सीखनी है ना, वो अपने टेम्पलेट्स में सीखनी है। लाइक अगर आपने जो टेम्पलेट सीखे हुए हैं वो डाइवर्सिटी आपने क्रिएट कर ली है, बाकी आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगी। नॉर्मली एक चीज से आपने बचना है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को अगर हम आप ने ज्यादा प्रैक्टिस ना की हो तो आप हर जुमले को देर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। देयर इज दैट, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैट, देयर यू शुड डू दैट। नो, तो देर से हमने अपने सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं करने, हमने अपने सेंटेंसेस कंसर्न एड्रेसल से स्टार्ट करने, हमने अपनी टेम्पलेटेड चीजों से स्टार्ट करने। उससे हमें टाइम मिल जाएगा सोचने का, जो हमने बना के बोलना है उससे पहले अगर हम टेम्पलेटेड चीज बोलेंगे तो वो हमारे लिए हमारे फायदे की है। तो आप बेसिकली ये जो मैंने भी आपको 4 क्राइटेरिया बताए हैं, इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज एंड वोकैबुलरी वन ऑफ द 9 क्राइटेरियाज, तो इसलिए इसके पीछे ज्यादा नहीं भागना। जिनके पीछे भागना है वो मैं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि इसके पीछे आप बहुत ज्यादा कुछ निकाल नहीं सकेंगे, आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाएंगे। तो हमने अपनी एफर्ट को, क्योंकि क्लेम कर रहा हूं दिस इज 1 मंथ प्रिपरेशन एग्जाम, तो इसकी हमने 6 मंथ प्रिपरेशन तो नहीं करनी ना, जो हम इसकी वो लंबी लंबी चीजें सीखने लग जाए। हमने अपना स्मार्टली वर्क करना है। ओके, लेट्स कम टू द अदर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया विच इज क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया। क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया का पहला पार्ट है, वो कहते हैं आपने रिलेशन बिल्ड करना है अपने पेशेंट के साथ। अब ये देखें, इसमें दिस इज ऑल क्लिनिकल। आप अपने पेशेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? वो कहते हैं आप अपना स्टार्ट अच्छा लें। जब मैं उसको अच्छा स्टार्ट लूंगा, वो मैंने टेम्पलेटेड याद किया हुआ, गुड इवनिंग, उसको प्यार से बात की, स्माइल पास की, आगे ये बिल्कुल, इससे आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। आपने उसके साथ इंट्रोडक्शन देना है अपना, आपने उसका कंसर्न पूछना है, उसको बताना है, पर्पस विजिट का बताना है। इसके साथ आपने उसके साथ सिंपैथी और एम्पैथी शो करनी है, आपने उसको रिस्पेक्टफुल रहना है, आपने उसको एक्टिव लिसनिंग करनी है। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको आपकी बढ़ाएंगी, आपकी उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप कैसे कर सकते हैं? पेशेंट आपको कहता है कि माय फादर फेल डाउन एट होम। अगर फादर फेल डाउन एट होम है तो आपके कार्ड में लिखा हुआ है कि आप इसको डिनाई करें कि आप इसको मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि वो मेडिसिन मांग रहा है अपने बाप के लिए। तो आप ये बिल्कुल नहीं, देखें मेरे कार्ड पे तो ये लिखा है डिनाई हिम रिस्पेक्टफुली दैट यू कांट गिव हिम द मेडिकेशन। तो कैसे करेंगे आप? पहले मैंने वो डिनाई करने से पहले उसकी जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना। उसका कंसर्न क्या है? वो परेशान है,
उसको मैं क्या कहूंगा, ओके मिस्टर मैथ्यू, मिस्टर जेम्स, I'm really sorry to hear about that. Your father fell down at home. He must be in a very agony situation. I can understand that. As you asking me prescribe him the medication, I am afraid I cannot prescribe the medication in directly to your father in this way. अगर वो डेफिनेटली आगे से एग्नी में जाता है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करता है, तो आपने इसको हैंडल करना है, लेकिन आपने उससे पहले कभी भी उसको डायरेक्ट जो आपके उधर लिखा हुआ है जवाब नहीं देना। पेशेंट आपसे बारे में पूछ रहा है, लाइक वो कंसर्न हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब मैं टेस्ट कराने आया, मुझे कैंसर है। अब आपने लिखा हुआ रीअश्योर हिम कि उसको कैंसर नहीं है, लेकिन पहले उसको रजिस्टर्ड तो करें कि वो जो कह रहा है वो अच्छी बात है, वो ठीक है, वो उसको रजिस्टर्ड करें। तो वो कैसे करेंगे? आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न रिगार्डिंग योर हेल्थ, बट लेट me educate you. The symptoms you are having at this stage, these are none regarding the cancer. I have seen in my clinical practice a lot of patients like that. The thing you are having is IBS, is a functional disorder. It's not a cancer. Okay? तो लेकिन उसकी पहले आपने डायरेक्ट उसको इनकाउंटर नहीं करना, आपने उसकी वो जो उसने आपको बताई बात, उसको रजिस्टर्ड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि मतलब मैं तुम्हारी चीज को अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ और आई अप्रिशिएट बिकॉज यू आर वेरी मच कंसर्न रिगार्डिंग योर हेल्थ। तो ये वो टिप है जिसके ऊपर आप अच्छा, ये तो आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग कर ली पेशेंट के साथ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना है कि उनके पेशेंट का पर्सपेक्टिव को सुनना है, उसको अपने पर्सपेक्टिव में इनकॉर्पोरेट करना है और उसके क्लूज को पिक करना है एंड उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये एक पूरा क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में आप क्या करते हो, आप जो पेशेंट आपको बताता है, जो चीज वो अपना पर्सपेक्टिव बताता है, आप उसको उसके साथ नॉडिंग करते हो, यस यू आर व्हाट यू आर टेलिंग दैट इज वेरी ट्रू, आई कैन अंडरस्टैंड यू वांट लीव बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज रियल सिचुएशन, बट it is not under my authority to grant you the leave. For that we have the solutions. I can refer you to a psychiatrist who can know better, who can give you a better understanding to your perspective. Maybe he is in authority to give you that leave. ठीक है? तो ये मैंने आपको एक बात बताई कि उसके पेशेंट के पर्सपेक्टिव को आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके, थर्ड थिंग वो कहते हैं, थर्ड थिंग जो तीसरी चीज है उसके अंदर वो आपको कहते हैं कि आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है अपनी, मतलब स्ट्रक्चर्ड, योर कन्वर्सेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंस्ड। ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंस्ड ये क्या चीज है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और सीक्वेंस क्या चीज है? चेन ऑफ इवेंट आपने मेंटेन रखना है, आपने हैव एज इट कन्वर्सेशन नहीं करनी। लाइक आप जब उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपका ओके, अब आप ये क्या सीक्वेंस क्या चीज है? फॉर एग्जांपल मतलब वहां पे आपके लिखा हुआ है इसको ना डिफरेंट चीजें प्रिस्क्राइब करो, लाइक मेडिकेशन भी इसके आप मिस्टर मैथ्यू एट दिस स्टेज वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू. For example, first of all, we can go with the medical therapy, and then of course, if your symptom does not resolve, we can go for surgery. ठीक है? तो अब ये मैंने क्या किया, मैं सर्जरी को पहले नहीं कह सकता क्योंकि वो दैट्स द सेकंड ऑप्शन. इसी तरह आपने ये एक सीक्वेंस मेंटेन रखना होता है हर चीज में, अपनी कन्वर्सेशन का सीक्वेंस मेंटेन रखना है. दूसरा ऑर्गेनाइज क्या चीज है? ऑर्गेनाइज ये चीज है लाइक आप उस बात कर रहे हो, okay, there are a lot of factors which can contribute to your disease. Some are modifiable factors, some are unmodifiable factors. अब मैंने खुद उसकी क्लासिफिकेशन कर दी उसको, ये मैंने ऑर्गेनाइज किया, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करके पेश कर रहा हूं, उसको ज्यादा चीज समझ आएगी, सिंपल सी बात है. तो आपने ये वाली चीजों को अपनी कन्वर्सेशन में अच्छे से रखना, इसके मार्क्स हैं. तीसरा वो कहते हैं साइन पोस्टिंग. साइन पोस्टिंग को अंडरस्टैंड करना आगे आपको जब आप लैब 2 करेंगे उसमें भी आपको इसके बड़ा रोल आएगा. Sign posting is very much important when you are going to tell something which is patient is not expecting. Like patient is expecting he's all right, anything, मतलब कन्वर्सेशन में वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि ये हो सकती है ये बात. आपने उसके लिए साइन पोस्टिंग करना. साइन पोस्टिंग क्या चीज होती है? आप उसको देखिए, मुझे उसको बताना है कि तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो सीरियस है. अब वो कह रहा है कि मैं नॉर्मल हूं. अब मैंने कैसे उसको बताऊंगा? आपने पहले उसको साइन पोस्टिंग, छोटे छोटे थ्रेट देने हैं, स्मॉल थ्रेट्स उसकी साइन पोस्टिंग. आप उसे क्या कहेंगे? ओके मिस्टर मैथ्यू, द पेशेंट प्रेजेंट द सिम्टम्स एज यू आर हैविंग, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम it is a serious condition. Yeah, actually Mr. Matthew, after receiving your results
I can say that your condition is a way more serious which we are thinking it to be. It is basically, in my opinion, basically you are having the symptoms of cancer, especially like you are having the weight loss and loss of appetite. तो ये मैंने साइन पोस्टिंग की है, तो आपका साइन पोस्टिंग का आपका रोल है. ओके, अब इससे अगले दो हमारे सब क्राइटेरिया रहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इंफॉर्मेशन गिविंग. दो अलग-अलग क्राइटेरिया है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपने एक तो आपके साइलेंस का बड़ा रोल है, लाइक एक्टिव लिसनिंग का. इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक्टिव लिसनिंग क्या चीज है? ये आपने कुछ भी नहीं करना. बेसिकली आपने एक्टिव लिसनिंग में करना ही कुछ नहीं है. आपने क्या करना है? आपने आगे से सिंपली सर हिला देना. ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ये आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं. एक बंदा आप वो बोली जा रहा है, आप आगे ऐसे करके बैठे हुए हैं आराम से. दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग. आप आगे से आंखें निकाल के ऐसे बैठे हुए हैं, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है. एक्टिव लिसनिंग योर इन्वॉल्वमेंट, दिस इज एक्टिव लिसनिंग. तो आप एक्टिव लिसनिंग जब करेंगे तो उसके मार्क्स हैं, वो आपने प्रॉपर एक अच्छे, जिस तरह एक यू आर एक्टिवली लिसनिंग द पेशेंट, ये आपने एक्टिंग वहां पे करनी है. लाइक उसके लिए आपको सर नॉड करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा ओके इन अ नेचुरल वे, इन अ नेचुरल फ्लो. ठीक है. दूसरा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपने पेशेंट का नॉलेज जरूर चेक करना है. ये आपने ज़हन में रखना कि पेशेंट को इस डिजीज के किसी भी चीज के बारे में प्रीवियस नॉलेज क्या है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. देखें, ये मीटिंग तो मेरे कोई स्टूडेंट शायद उन्होंने भी ज्वाइन किया. दिस इज अबाउट द हम दे रहे हैं ओरिएंटेशन रिगार्डिंग ओईटी. तो अभी जो चल रहा है वो स्पीकिंग सेक्शन चल रहा है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लिसनिंग एंड रीडिंग सेक्शन, सो नाउ वी आर इन द स्पीकिंग सेक्शन. ओके, अब आप ये देखें कि आपने ये किस तरह उसका नॉलेज चेक करना है. आपने उसको बताया ओके व्हाट डू यू नो रिगार्डिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ओके, डू यू नो व्हाट इज वारफरीन, डू यू नो फॉर व्हाट वारफरीन इज टेकन. ये आपने एक दफा ये आपका ये समझे कि आपने फेबुलेट करना है, या आपने इसको मैनिपुलेट करना है कि एक आधी दफा आपने ये जरूर कहना है कि डू यू नो रिगार्डिंग दिस. बस इतना सा काम है. उसने आगे हो सकता है वो आपको कहे कि नहीं, हो सकता है यस आई हैव हियर्ड अबाउट द कीमोथेरेपी बिकॉज इट इज बेसिकली आई हैव सीन वन ऑफ माय रिलेटिव इन दैट सिचुएशन. पेशेंट का नॉलेज जरूर चेक करना है आपने एक जगह पे, कंफर्म एक जगह पे या दो दफा आपने चेक करना है किसी चीज के बारे में उसका नॉलेज. ठीक है. अब उसने उसका आपने नॉलेज चेक कर लिया, साइन पोस्टिंग कर ली, आपने उसकी एक्टिव लिसनिंग भी आपकी शुरू हो गई. अब आपने इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन गिविंग जो है उसके अंदर आपने क्या चीज करनी है, उसके अंदर आपने किसी भी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, किसी भी डाउटफुल टर्मिनोलॉजी को आपने एक्सप्लेन करना है. नेचुरल पॉजेस देने हैं व्हाइल गिविंग द इंफॉर्मेशन, और आपने जब वो बोल रहा है आपने आगे से सुनना है, बोलना नहीं है बीच में, और उसके नेचुरल पॉजेस देने हैं. दूसरा, आपने कोई भी चीज आप बोलेंगे उसकी कहीं ना कहीं बना के एक्सप्लेनेशन देनी है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मैथ्यू डू यू नो व्हाट इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस. वो क्या नहीं, ओके अब उसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे. ओके, ये आपको लगता है कि वेग टर्मिनोलॉजी है. इसी बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द फूड पाइप, इट इज योर एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज कॉल्ड फूड पाइप. सो इट्स इनर लाइनिंग व्हेन गेट्स इन्फ्लेम्ड, इट्स कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस. तो आपने किसी भी एक से दो दफा आपने ये जरूर करना है. अब ये तो आपको मैंने जितना लिसनिंग स्पीकिंग का बता दिया. एंड पे आपकी क्लोजिंग में दो चीजें होनी चाहिए. आपकी क्लोजिंग में दो चीज, लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये जरूरी है कि नहीं है. बिल्कुल जरूरी है. जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनके क्राइटेरियाज हैं, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा. एक, आपने क्लोजिंग में समरी जरूर करनी है, और समरी के दौरान आपने उसे पूछना है कि तुम्हें और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहीं से तैयार कर लें. डू यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स or anything which is not well understood, you can ask me again. Always promote their question asking. Okay, you can ask me anything which is not well understood, or you want to ask me anything new. Last में आप कहेंगे let me summarize it for you, Mr. to let you have a better understanding of what we have talked about. तो वहां पे आप definitely एक summary पेश करेंगे. You came with the situation with a concern that you wanted to have, you just wanted to have some medication, or after discussion we came to the conclusion that I will pay a visit at your father's home so that I can see him personally. तो जो summary है ना,
वो आपका कंक्लूजन होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि समरी के दौरान आप लोग स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं, यू केम विद द सिचुएशन, यू सेड दिस एंड आफ्टर आई सेड दिस एंड देन यू अगेन रीइटरेटेड एंड आई सेड, ऐसे नहीं। ये दिस इज नॉट अ समरी, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। समरी इज दैट यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन इन अ कंक्लूसिव लैंग्वेज। हाफ मिनट से ज्यादा आपकी समरी नहीं जा सकती, ये आप ज़हन में रखें। कोई बंदा ये सोच रहा है कि अगर 3 मिनट में उसने कार्ड 5 मिनट बोलना था, 3 मिनट में खत्म करके 2 मिनट समरी को रिपीट करेगा, ये रॉन्ग वे है। समरी आधा मिनट लेगी आपका, आधे मिनट से ऊपर नहीं जा सकती आपकी समरी। जस्ट कीप इन माइंड दैट समरी शुड बी देयर, शुड बी इन योर कन्वर्सेशन। इसके नंबर है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है स्पीकिंग का। स्ट्रेटजी, आपने स्ट्रेटजी में क्या करना है, इसकी ऑगमेंट करने के लिए आप बिल्कुल अपने आईने के सामने खड़े होके इसको बोला करें। एक, आप अपनी घर में स्पीकिंग कर सकते हैं, किसी अपने रिलेटिव है, आपका भाई है, कोई दोस्त है, उससे आप अपने स्पीकिंग, आपके साथ वो कार्ड प्रैक्टिस करे। तीसरा, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके सुने। चौथा, आप द फोर्थ थिंग स्पीकिंग के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिसनिंग का फर्स्ट पार्ट होता है, लिसनिंग फर्स्ट पार्ट, वो अपने मोबाइल में सेव कर लें, वो कन्वर्सेशन बार बार सुने। क्योंकि ऑडियोनिक मेमोरी जो होती है ना, ऑडियोनिक मेमोरी की भी एक चीज होती है, वो आप थोड़ी देर बाद मिमिक करने लग जाते हैं वो चीजें जो आप सुनते हैं। तो ये थोड़े से टैक्टिक्स हैं जो आप स्पीकिंग में अगर अडेप्ट करेंगे तो आपकी स्पीकिंग रिमार्केबल इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैं स्ट्रेटेजिकली जब आप स्पीकिंग करने जाते हैं 3 मिनट में आप उसके अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, सीक्वेंसिंग कर लेंगे। आपने हिट पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं कि 2 जगह पे मैंने हिट पॉइंट देखने हैं। एक चीज मैं भूल गया था, अटेंशन जरूर पेशेंट की चेक करनी है आपने। लाइक जब आप पेशेंट को आप कोई बात बता रहे हैं, हिट पॉइंट है, लाइक हिट पॉइंट से मुराद मेरा ये कि मेन पॉइंट। लाइक ओके, मैं उसे पूछता हूं, डू यू नो व्हाट इज ड्रग इंट्रैक्शन? वो कहेगा नो। ओके, लेट मी एजुकेट यू रिगार्डिंग व्हाट इज ड्रग इंट्रैक्शन। बेसिकली इट इज व्हेन वी गिव 2 drugs simultaneously, one drug can augment the effect of other drug. Are you getting me? Okay, that's very good. Okay, it can augment the effect of other drug and sometime it can increase or decrease the effect of other drug. ठीक है, तो ये अब मैं उसको वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और मैं साथ में उसकी अटेंशन चेक कर रहा हूँ, उसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं तकरीर कर रहा हूँ और लाइक उसको बिठाया हुआ है पेशेंट को कि आप सुनी जाए, मैं उसको इन्वॉल्व रख रहा हूँ। इसके नंबर है। फिर एक आधी दफा आपने कोशिश करनी है कि उसकी बात जरूर रिपीट करें। एज यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट योर फादर इज टेकिंग वारफेरिन, ये मैंने उसकी बात रिपीट की, इससे भी उसकी इन्वॉल्वमेंट शो होती है। तो ये छोटे छोटे टिप हैं आपकी स्पीकिंग में। आपने अपनी स्पीकिंग को कन्वर्सेशन के दौरान 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 3 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट 1 हाफ, सेकंड 1 हाफ, थर्ड 1 हाफ। फर्स्ट 1 हाफ जो है वो आपका रेपो बिल्डिंग है। उसके दौरान आपने कोड की, पेशेंट की कोड में बाल रखनी है आपका 50% आपने बोलना है, 50% पेशेंट ने बोलना चाहिए। सेकंड हाफ में एक हिट पॉइंट आएगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड द हिट पॉइंट। सेकंड हाफ में आपने पेशेंट की 40%, अपनी 60%, लास्ट में आपकी 70%, पेशेंट की 30%। जो लास्ट पोर्शन है वो नॉर्मली सोल्यूशन गिविंग होता है, जो दरमियान वाला पोर्शन होता है वो बार्गेनिंग होता है। आप बार्गेन कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ, डेफिनेटली उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो आपने इस तरह अपनी कन्वर्सेशन को प्रोग्रेसिवली लेके चलना है। स्टार्ट में आपने पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखनी है, जैसे जैसे आगे जाना है उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होती जानी है, आपकी ज्यादा होती जानी है बोलने की। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कैरी योर स्पीकिंग टास्क. This is all about. Other thing is practice, other things are your strategy. Anything you people want to ask about the speaking section, you can ask, then we will move to the writing subsection. हाँ जी, बोले, shall we move forward or is there any query regarding up till now in speaking? I can clear that. अच्छा चलें, अब हम मूव करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको templates, from where we get that template practice, sir. Within 5 minutes we have to, yes, you have to sum up within the 5 minutes. आपको ये प्रैक्टिस करनी है अगर आप चाहते हैं। देखें, इनका कोई ज्यादा क्राइटेरियाज इनके टफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे स्टूडेंट 450 मार्क्स 430 मार्क्स आराम से कर जाते हैं स्पीकिंग में, अगर ये उसके लिए है, ये मैंने आपको ऑप्टिमल लेवल बताया है। आपको बिल्कुल अपनी कन्वर्सेशन पे ग्रिप होनी चाहिए।
आपको अपना टास्क भी कंप्लीट करना है। आपने अपना 3 मिनट में टास्क नहीं कंप्लीट करना। आपने एक आपको अगर आप जो मैंने आपको टिप्स बताए इसको कैरी ऑन करेंगे, आप जेन्युइनली आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की। आपने 5 मिनट के अंदर वो पूरी कन्वर्सेशन करनी है। ये मल्टीपल तरह के क्वेश्चन वो आपकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखें, दिस इज अ टास्क, दिस इज चेकिंग योर एबिलिटी। आपने अपनी एबिलिटी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी वो सिर्फ आप बोलते रहे, टास्क कंप्लीट होता नहीं होता, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको हर चीज के डिवाइडेड मार्क्स बताए हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हम क्लिनिकल कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने 5 एलेबोरेट किए उनको ऑगमेंट करेंगे, उनके टेम्पलेट्स को लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी चीजें ऑगमेंट हो जाएंगी। टेम्पलेट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, लाइक वी हैव मेड सम टेम्पलेट्स। तो लेकिन टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे आपने अपनी कन्वर्सेशन के लिहाज से, क्योंकि सम टाइम अब एक बंदे को वो उसको ये कहना मुश्किल होता है कि आर यू विद मी, उसकी जुबान पे नहीं आता, उसको एम ए क्लियर सो फार आसान लगता है। तो आपने अपने टेम्पलेट्स की आपकी 30 to 35 सेंटेंसेस की डिक्शनरी होनी चाहिए। 30 to 35 सेंटेंसेस की आपकी डिक्शनरी, जो आप 2 दिन में बैठ के 1 दिन में बैठ के बना लें, वो बाकी टाइम आपने उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहना। आर यू विद मी, आर यू, एम आई क्लियर सो फार, I can understand your concern, I really appreciate your concern। ठीक है, तो ये आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट, यू मस्ट बी इन अ वेरी एग्नी सिचुएशन। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। तो ये आप इसको आप डेफिनेटली आपको इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, स्पीकिंग के लिए बिल्कुल फॉर्मल नहीं होते, वो बिल्कुल हमारे से आपसे भी कम ट्रेंड होते हैं। ये एक अच्छा मतलब दुआ करेंगे आपको कोई ट्रेंड आदमी मिले, क्योंकि वहां जो हमारे स्टूडेंट आगे बताते हैं, कुछ लोग तो इतने डम होते हैं कि वो जेन्युइनली आप उनके साथ कन्वर्सेशन, वो आगे से आपको ऐसे करते रहेंगे, आगे आगे। अब देखिए, एक बंदा आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, एक बंदा आगे से डम बैठा हुआ है, तो आपके लिए तो आसान है कि आपके साथ ट्रेंड आदमी कन्वर्सेशन करे। होंगे पाकिस्तानी बिल्कुल यहीं पे होते हैं, जो पाकिस्तान में टेस्ट दे रहे हैं वो पाकिस्तान के ही उनके एग्जामिनर होंगे, बिकॉज आपकी रिकॉर्डिंग आगे जाती है। वो मॉड्यूलेटर होते हैं, वो आपको मार्क करते ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ मॉड्यूलेशन करनी है। अब वो अच्छी मॉड्यूलेशन करेगा, आपको कंफर्टेबल रखेगा, तो आप ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं। अदरवाइज अगर वो आगे से एक्टिंग ही नहीं कर पाते जो उनके टास्क में दिया हुआ है, या वो कोहेरेंट नहीं ही रह पाते, तो आपके लिए डिफिकल्टी होती है। तो आपको इसके लिए थोड़ा तैयार होके जाना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनर आगे से डंप हो सकता है, ये नॉर्मल है। तो आपको लीड भी खुद लेनी होती है, आपको उस टाइम पे खुद लीड आपने लेनी है। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी समझ आई बात। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ख्याल है आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सब सेक्शन है राइटिंग। राइटिंग इज अ मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इट्स अ बिट ट्रिकी। एक तो सब्जेक्टिव है, आप देखें, रीडिंग लिसनिंग में आपके पास मटेरियल आप चेक कर सकते हैं। स्पीकिंग में जिनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है उनको डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से चाहिए होगी असिस्टेंस। अदरवाइज स्पीकिंग जिसकी तो नेचुरल स्पीकिंग ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से अपना थोड़ा जितना बता दिया उसके लिए काफी है। राइटिंग में उसमें थोड़ा सा चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 तो आपको मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि मैं आपको राइटिंग की स्क्रीन शेयरिंग के लिहाज से आपको चीजें बता सकूं। शेयर। अच्छा, ये देखें, राइटिंग में मैं ये देखें, राइटिंग में बेसिकली आपके वो 6 क्राइटेरिया चेक कर। ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखें जरा, मुझे जरा बता दें कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, ये देखें, ये 6 क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आपको वो वैल्यूएट करते हैं। नंबर 1 इज पर्पस, नंबर 2 इज कंटेंट, नंबर 3 इज कॉन्शियसनेस एंड क्लैरिटी, नंबर 4 इज जॉनर एंड स्टाइल, नंबर 5 इज ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट, नंबर 6 इज लैंग्वेज। ओके,
ये ना एक्सप्लेनेशन डिमांड है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समरी में हर चीज थोड़ी थोड़ी बता दूं ताकि आपको समझ लग जाए। पर्पस के बारे में वो कहते हैं 3 चीजें। द पर्पस शुड बी इमीडिएट, द पर्पस शुड बी क्लियर एंड पर्पस शुड बी एक्सपेंडेड लेटर ऑन। आपका इसके उसने 1 to 3 ग्रेड लिखे हुए हैं, बाकी सबके 1 to 7 ग्रेड है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके 1 to 3 नंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्पस को ठीक नहीं लिखते तो 3 नहीं आएंगे, तो आपके 2 आएंगे, और अच्छा नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर आएगा। इसमें आपके पास 1 नंबर नहीं, 1 ग्रेड आएगा। इसका 3 इसके 7 के, बाकी सबके 7 के इक्वल है, इसका 2 इनके 5 के इक्वल है, यानी कि 1 1 नंबर मिसिंग है। तो आप बेसिकली पर्पस को ठीक नहीं लिखेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स जाएंगे। तो पर्पस को ठीक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पर्पस अच्छा लिख लेते हैं ना, तो मैं आपको भी साबित करता हूं कि आपकी आधी जंग जीती जाती है। वो कैसे? पर्पस, स्टूडेंट्स 1 मिनट, आप जस्ट गिव मी 1 मिनट। चल, अच्छा, इसमें पर्पस को क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले नंबर पे तो पर्पस आपने लेटर शुरू किया, आई एम, पहले तो वो जो उसके ऊपर आपने वो जो इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है वो आपका फिक्स है, वो आपने एक तरह का याद कर लेना है। तो उसका पहले एड्रेस आता है, उसके नीचे उसकी डेट आती है, उसके नीचे डॉक्टर, डियर डॉक्टर, या मतलब डियर फार्मासिस्ट, जिसको भी आप लिख रहे हैं, उससे नीचे वो आता है, पेशेंट का नाम आता है, और उसके आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है। आपने फिक्स कर लेना है। उसके बाद अब आपने पर्पस अपना जब लिखना है तो दैट शुड बी वेरी मच इमीडिएट। आपने शायद से शुरू किया, आई एम राइटिंग टू रेफर, थैंक यू फॉर सीइंग, यहां से आपने स्टार्ट किया। उसको क्लियर करना इज एन आर्ट। क्लियर करने के लिए आपको 3 फैक्टर चाहिए, 3 फैक्टर। 1, आप किसको लेटर लिख रहे हैं। नंबर 2, आप पेशेंट को मसला क्या है। नंबर 3, आप क्या करवाना चाहते हैं। अच्छा, जो आप किसको लेटर लिख रहे हैं ये इंप्लाइड सेंस होती है, आपके पर्पस में नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट डायबिटिक है, उसके साथ साथ उसको मेमोरी इश्यूज हैं। अब आप लिख रहे हैं साइकियाट्रिस्ट को, तो मेरे पर्पस में 3 विजिट डायबिटीज के ऊपर है, तो मेरे पर्पस में डायबिटीज का वर्ड नहीं आना चाहिए। अब मेरे से स्टूडेंट कहते हैं सर वो 3 विजिट है उसके ऊपर, क्यों नहीं आना चाहिए? लेटर में आएगा, वो उसकी हिस्ट्री में आएगा, वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो HOPA में आ सकता है, पर्पस में नहीं आ सकता। क्योंकि पर्पस में आपने इंपॉर्टेंट चीज के साथ लेस इंपॉर्टेंट चीज खड़ी की, तो आपने उसकी क्लैरिटी खराब की। इसलिए आपने पर्पस शुड बी वेरी मच क्लियर। तो उसका पहला कंपोनेंट क्या कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए। वो साइकियाट्रिस्ट को लिख रहा हूं, ओके, मेमोरी इशू शुड बी द प्रायोरिटी, मेमोरी इशू शुड बी देयर, ठीक है, ओके। दूसरा, व्हाट टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट टू डू के ऊपर ना, ये बड़े हमारे स्टूडेंट इसके ऊपर ना, मैंने देखा है ये डिफिकल्ट से लर्न करते हैं कि उसको नहीं, सॉरी, उसको मसला क्या है, ये बड़ी डिफिकल्ट से लर्न करते हैं। एक पेशेंट आपके पास डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट ने उसकी, आपके पास वो नॉर्मल पेशेंट है और आपसे शुगर लेवल उसके कंट्रोल नहीं हो रहे, आप आगे भेज रहे हैं इसको इंसुलिन पंप इंसर्ट कर दो। अब ये जो लोग कैसे लिख देते हैं, आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर मैथ्यू हु इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज फॉर फर्दर मैनेजमेंट। अब ये जो नोन केस ऑफ डायबिटीज की वजह से तो आप आगे नहीं पेशेंट भेज रहे ना, आप पेशेंट इसलिए आगे भेज रहे हैं, एग्जैक्टली इसलिए आगे भेज रहे हैं क्योंकि उसको उसका पर्पस जो है वो था कि उसके शुगर लेवल्स नहीं कंट्रोल हो रहे। तो आप क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर मैथ्यू अ डायबिटिक पेशेंट हु हैज अ deranged sugar levels या who has uncontrolled sugar levels despite taking the medication। ये इस तरह आप अपना पर्पस क्लियर करेंगे। उसका सेकंड कंपोनेंट क्या कि उसको मसला क्या है, बी स्पेसिफिक, उसको मसला क्या है, बी स्पेसिफिक, ओके। द थर्ड थिंग इज व्हाट टू डू। अब मैं चाहता हूं कि जनाब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको इंसुलिन पंप लगा, मेरे पर्पस में वर्ड आना चाहिए योर फर्दर मैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस पेशेंट स्पेशली इंसुलिन पंप इंसर्शन वुड बी ग्रेटली, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट का ख्याल रख के आप अपना पर्पस क्लियर कर सकते हैं। तो पर्पस को मैंने थोड़ी इसलिए ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये फैकल्टी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारे का सारा लेटर इसके ऊपर बेस्ड होता है। फिर वो कहते हैं एक्सपेंडेड लेटर ऑन, पर्पस के साथ जितना आप क्लिंगी रहेंगे, जितना उसका क्लिंग करके रहेंगे, उतना आप उसमें बेहतर रहेंगे। तो अगला हमारा क्राइटेरिया आ जाता है कंटेंट। कंटेंट के बारे में मैं एक सिंगल वर्ड यूज करूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। पर्पस मैंने जब लिख लिया है, व्हाट इज इन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज इन, दिस इज योर कंटेंट। अब आपने नोट्स डाले हुए, आप एक GP पेशेंट है, आपके पास पेशेंट मल्टीपल प्रॉब्लम से आ रहा है।
अब आपने उसको लोअर बैक पेन के साथ आखिरी 2 विजिट है, आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भेज दिया है, अब ये इन है, वो जो 4 विजिट उसके पहले थे वो आउट है। तो व्हाट इज आउट इज योर कॉन्शियसनेस एंड क्लैरिटी, कि जो डाटा मुझे चाहिए लिखने के लिए क्लिनिकली वो मेरा कंटेंट, जो मेरे पर्पस के साथ, जो डाटा मेरा पर्पस के साथ मैच कर रहा है, ज्यादा मैच कर रहा है, उसको ज्यादा एलैबोरेट करके लिखूंगा, वो मेरा कंटेंट। ओके, कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी ये चीज है कि आपका वो चीजें जो इररेलेवेंट हैं या वो जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो मेरी, उसको ना लिखना, मैं अपनी क्लैरिटी को इंक्रीज करूंगा। अब मुझे ये बताएं, पर्पस, कंटेंट एंड कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी जो है, ये क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े इंटरलिंक्ड है? अगर मैं पर्पस अच्छा लिखूंगा तो मैं अपनी कंसाइजनेस, क्लैरिटी और अपना कंटेंट अच्छा जनरेट कर सकता हूं। तो दिस इज द रीजन हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा जो राइटिंग का और स्पीकिंग का हमारा जो रिजल्ट है 95% से भी अबव है। गिन के 2-3 लोग हैं आउट ऑफ 100 से ज्यादा हमारा स्कोर हो गया है जो हम पास करा चुके हैं लोग, तो गिन के वो लोग हैं जो आज तक इसमें रहे, बिकॉज वी नो दैट कि दिस इज नॉट अ लैंग्वेज एग्जाम। अब मुझे ये बताइए, मैंने 3 आपको क्राइटेरिया जो बताए हैं, इसमें लैंग्वेज का रोल मुझे दिखा दें कहां पे? अभी एक और भी, उसमें भी कोई नहीं है। चौथा आ जाए, जॉनरे एंड स्टाइल। जॉनरे एंड स्टाइल में वो बड़ा सिंपल सा आपको कहते हैं, आपने अकॉर्डिंगली लिखना है। अकॉर्डिंगली मतलब किसके अकॉर्डिंगली? जिसको लिख रहे हैं। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को लिख रहे हैं, उसमें आप लिख सकते हैं SLR वाज पॉजिटिव एट 30 डिग्री। अगर आप किसी जीपी को लिख रहे हैं, फिर वो नहीं, आपने ज्यूम करना है, वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझेगा। आप लिखेंगे ही ऑन स्ट्रेट लेग रेजिंग पेशेंट शोड पेन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, फिर मेरी लैंग्वेज ये हो जाएगी। ये मेरा जॉनरे एंड स्टाइल है। दूसरा वो कहते हैं फॉर्मल एंड मेडिकल लैंग्वेज आपने यूज करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अक्सर वो कह रहे हैं हमने सही लिखा सर, इसमें कोई ग्रामर की तो मिस्टेक ही नहीं है। भाई नहीं होती ग्रामर की मिस्टेक, वो इसकी मिस्टेक होती है स्टाइल की। स्टाइल ये चीज है, आपने लिखा his ASO टाइटर was booming to the skies। अब मुझे बताएं इसमें ग्रामेटिकली कोई बंदा मुझे गलती निकाल देता, ठीक है, मतलब आपको समझ भी आ गई है कि वो उसके ASO टाइटर बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये इडियोमैटिक वर्ड है, हम नहीं यूज कर सकते। हमें जो क्या करना है, मैंने बुक्स में हमेशा पढ़ा his ASO टाइटर was highly raised, बस यही लिखना है। जो आपने अपनी बुकिश नॉलेज आज तक पढ़ा है आपने वही लिखना है, उसके अलावा आपने कुछ लिखना नहीं है। लिपिड प्रोफाइल वाज डिरेंज्ड, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। LFTs were deranged, मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा LST was raised, नहीं पढ़ा ना। हालांकि ग्रामर इसको नहीं डिफाइन कर पाएगी कि LFT was raised, लेकिन उसको मेरा स्टाइल ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेगा कि ये रेज्ड ही लिखना है, तो रेज्ड नहीं लिखना, ड्रेंज्ड लिखना है। लिपिड प्रोफाइल वाज ड्रेंज्ड लिखना है, इसको मैं लिपिड प्रोफाइल वाज रेज्ड नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज रेज्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये कहां से आएगा? ये आपके बुकिश नॉलेज से आएगा। तो ये सबसे आसान क्राइटेरिया है, ये चौथा, ये आपको पास कराने में सबसे आसान रोल है इसका। तो ये 4 हमने जो पढ़े हैं ये प्योर क्लिनिकल है। आपने देखा ये इसमें क्लिनिकल के अलावा कोई रोल ही नहीं है। 5वां क्राइटेरिया इसका है ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट। और ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट में 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक प्रायोरिटी, एक आपकी पैराग्राफिंग एंड ग्रुपिंग, एंड द लास्ट थिंग इज कोहेरेंस। कोहेरेंस, डाटा की कोहेरेंस एंड कोहेरेंस। कनेक्टर चाहिए होता है, कनेक्टर्स का लोग, कनेक्टर को मैं, वैसे तो वो ग्रामर पार्ट है, लेकिन कनेक्टर्स का मैं बताता चलूं आपको। एब्रीवेशन, हाँ, एब्रीवेशन वो वाली एब्रीवेशन जो कि कॉमनली लाइक CBC वो अलाउड है। लेकिन अगर आप किसी सीनियर को लिख रहे हैं और उसमें आपने लाइक आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को लिखते हैं, आप उसमें SLR पॉजिटिव वो भी अलाउड है, क्योंकि आपने देखना ये है कि मैं किसको लिख रहा हूं उसको मेरी टेक्निकल लैंग्वेज समझ आएगी। एब्रीवेशंस आर अलाउड कीपिंग इन व्यू कि आप किसको लिख रहे हैं, तो आपका आंसर है अलाउड। और दूसरा जो कॉमनली यूज्ड एब्रीवेशन है वो अलाउड है। ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे थे कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स को इस्तेमाल या तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। 2 चीजें हैं मैंने देखा अपने उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस में, एक अलॉन्ग विद एंड विद का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हमारा कॉमनली यूज कनेक्टर एंड ही है, कोमा एंड, यही अच्छा कनेक्टर है, सबसे अच्छा। फिर ये जो कनेक्टर हमारे दूसरे कनेक्टर्स हैं जो एडिशनल वो वाले
काउजल कनेक्टर्स और हमारे कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स, इनका एक तो वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मोर ओवर एंड फर्दर मोर के तो पीछे पड़ जाते हैं स्टूडेंट, नहीं इनके पीछे नहीं पड़ना, हमारे लिए इतने फॉर्मल भी नहीं है, इन एडिशन इज अ फॉर्मल, वे मोर फॉर्मल देन दिस। इसी तरह अपार्ट फ्रॉम इज अ गुड कनेक्टर, however whereas ये बिल्कुल अच्छे कनेक्टर्स हैं, therefore is a good connector for causal things, since अच्छा कनेक्टर है, इसी तरह लाइक डिस्पाइट अच्छा कनेक्टर है, तो ये आपकी लैंग्वेज में आने चाहिए। तो ये आपने, इससे आपकी कोहेरेंस बढ़ती है, और दूसरी डाटा की कोहेरेंस और डाटा की सीक्वेंसिंग आपने उसका मेंटेन रखनी है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 पार्ट। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या चीज है? अगर इमरजेंसी लेटर है तो हम आखिरी विजिट पहले लिखेंगे, इमरजेंसी लेटर है तो हम रिट्रोग्रेड फैशन में लिखेंगे, हम वी विल प्रायोरिटाइज। एक दफा मैं कह रहा हूं ट्रीट द पेशेंट अर्जेंटली, फिर मैं उसकी हिस्ट्री नहीं बता सकता, फिर मुझे यही बताना चाहिए कि अभी लास्ट विजिट में क्या हुआ है, ठीक है। तो हमने अपनी प्रायोरिटी ऑफ डाटा क्लिनिकली सेट करनी होती है, ये भी क्लिनिकल है, प्रायोरिटी इज प्योर क्लिनिकल क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा पार्ट कोहेरेंस, डाटा की कोहेरेंस, चेन और इवेंट मेंटेन करना है। तीसरा ग्रुपिंग, डाटा वो अपनी हिस्ट्री कहीं भी जाके बता रहा है, वो दूसरे विजिट में बता रहा है, वो तीसरे में भी बता रहा है, आपने इकट्ठी करके एक ही पैरा में लिखनी है, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, पैराग्राफिंग, ठीक है। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगी। लास्ट पार्ट इज लैंग्वेज। अच्छा, जिससे सबसे ज्यादा हमारे हम लोग डरते हैं, उसका रोल बीच में कितना सा रह गया ये देख लें, और उसको और कैसे हम आसान कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। गुड न्यूज इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज रिगार्डिंग लैंग्वेजेस, आपने 70% एक ही आपने टेंस यूज करना है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, ही केम, ही प्रेजेंटेड विद, ही रिपोर्टेड, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन इट रूल्ड, ठीक है, ये सारा एक ही चल रहा है। और इसका पैसिव वाइज, देयरफॉर पेन किलर वाज गिवन, दिस वाज रिकमेंडेड, तो पैसिव वाइज, एंड इससे हमारा एक ही टेंस हमारे थ्रू लेटर में चलना है, 70% वो है पास्ट इंडेफिनिट। हिस्ट्री वाले पैराग्राफ में हमारे 3 टेंसेस आ सकते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ स्मोकर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, वही वाला, ही अंडरवेंट कोलिसिस्टेमेक्टमी इन 2001। तीसरा, ये जिसमें गलती करते हैं स्टूडेंट मोस्टली, वो बता देता हूं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर आपने कुछ टाइम बार्ड का इस्तेमाल किया था, ही हैज बीन स्मोकिंग फॉर द लास्ट 5 years, ही इज स्मोकिंग इज गुड, लेकिन जब मैंने टाइम बार्ड लगाना है, ही इज स्मोकिंग फॉर द लास्ट 5 years, इज अ रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो जब भी आपने टाइम बार्ड का इस्तेमाल करना है, पीछे परफेक्ट टेंस होना चाहिए। आखिरी एक टेंस जो कभी कभी हमारा आगे जाके प्रेजेंटेशन में यूज होता है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड एक्सपीरियंस दिस। ये कब यूज होता है? जब एक डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट को आगे रिपोर्ट कर रहा है, द पेशेंट रिपोर्टेड दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड लोअर बैक पेन फॉर द लास्ट 5 days। तो ये, इसके अलावा हमारे टेंसेस कोई यूज नहीं होने। सो दिस इज गुड न्यूज, गो होम हैप्पीली, इन्हीं के अंदर ही अपना काम करें। ओके, अब इसके अलावा ग्रामर में सिर्फ टेंसेस तो नहीं आते ना, और भी चीजें आती हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का आपने ख्याल रखना है, प्रपोजिशन आपने याद करनी है। देयर इज नो रूल एग्जिस्ट इन ऑफ रिगार्डिंग प्रपोजिशन इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, मैं भी कहूंगा शी वाज कमेंस्ड ऑन पेंसिलिन, ठीक है मेरा, पेंसिलिन वाज कमेंस्ड, अब कोई उसके आगे ऑन नहीं आया, तो ये कैसे मैं कर सकता हूं? मैं सिर्फ याद एक्सप्रेशन कर सकता हूं। तो प्रपोजिशन को आपने याद करना है, जिसके साथ विद लगता है, एक रिपोर्टेड के साथ विद लगाया होता है, कभी नहीं लगाना, रिपोर्टेड के साथ कुछ नहीं लगता, तो ही रिपोर्टेड विद नहीं होता, ही रिपोर्टेड दैट होता है, ठीक है, रिपोर्टेड दैट थिंग। ओके, तो प्रपोजिशन का अच्छा इस्तेमाल करना है। तीसरी पंक्चुएशन, पंक्चुएशन को लोग बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पंक्चुएशन की गलती उतनी ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक आपने ध्यान, थोड़े से तो वर्ड है इसमें जो आपने स्पेलिंग उसके याद करने, वो याद कर लें। और पंक्चुएशन के 2 रूल है, मैं आपको बता देता हूं, 2 आपने अप्लाई आपने करने। एक, जहां आपने पॉज क्रिएट करना है, ऑन एग्जामिनेशन कोमा, ठीक है, एडिशनली। दूसरा, जब आप 2 इंफॉर्मेशन को थी इसके, तो बस ये अक्सर बताती है ना, फलां बंदा मुझसे ले गया, मुझे लगता है इनको उठाती है चीजें। हाँ, वो बास्केट भी उठा रही है। हाँ, उनके बास्केट उठा रही है। मैं जरा ओके, दूसरा हमारे पास जो रूल है, अब जब हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इनगल्फ करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हुए, आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर मैथ्यू, अ 25-year-old मेल, टू साइन एंड सिम्टम। अब 25-year-old मेल से पहले भी कोमा आएगा, बाद में भी कोमा आएगा, क्योंकि ये मैं इनगल्फ कर रहा हूं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यहां भी 2 कोमास आएंगे। अगर आपको ये 2 रूल आते हैं ना पंक्चुएशन के, तो ट्रस्ट मी, आपकी
आपको आगे रूल सीखने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है ये पंक्चुएशन। तीसरी चीज कैपिटलाइजेशन। कैपिटल वर्ड कौन से करने हैं आपने? डिजीज को कभी कैपिटल से लिखना एक्सेप्ट वो किसी के नाम से है। कशिंग, कशिंग किसी के नाम से डिजीज है तो हम सी उसका कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह आपने ब्रांड नेम हमेशा कैपिटल से लिखना है, बाकी जो जितने जेनेरिक नेम है वो आप स्मॉल से लिखेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैंने पेनिसिलिन लिखना है तो मैं स्मॉल से शुरू करूंगा, स्मॉल लेटर से। अगर मैंने लिखना है ऑगमेंटन तो मैं ए कैपिटल से शुरू करूंगा। बस ये आपको थोड़े छोटे छोटे रूल आते हो तो आप कैपिटल में मार नहीं खाएंगे। इसके अगला रूल जो आपको आना चाहिए वो है रिगार्डिंग, नो वोकैबुलरी। अच्छा ये मेरे से आपने पहले भी क्वेश्चन मेरे ख्याल किसी ने पूछा, वोकैबुलरी। देखिए वोकैबुलरी डजंट मैटर, रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस मैटर। वोकैबुलरी का आपका मतलब क्या है? वोकैबुलरी, लोग वोकैबुलरी समझते हैं कि कोई बड़े बड़े वर्ड जिनके बड़े बड़े मीनिंग, मेटिकुलसली ही सेड दैट। नो, ये वोकैबुलरी बिल्कुल मैटर नहीं करती आपकी। वो वोकैबुलरी मैटर करती है अप्रोप्रिएट वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना है कि मतलब इसको बुखार है, लाइक मैंने कहना कि हिज टेंपरेचर वाज एट 30 डिग्री एंड हार्ट रेट वाज दिस, तो मुझे वोकैबुलरी कौन सी मैटर करेगी? ही वाज फेब्राइल विद द टेंपरेचर ऑफ दिस एंड हार्ट रेट ऑफ दिस। ये फेब्राइल होना इज वोकैबुलरी, इसको हम वोकैबुलरी कंसीडर कर रहे हैं। सो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्ड इज योर वोकैबुलरी। So you don't have to go behind the difficult words, never. Okay, अब हम बात कर रहे थे ग्रामर की। ग्रामर में हमने हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब हमें एक चीज कैपिटलाइजेशन, जो हमने कैपिटल वर्ड्स यूज करने हैं, उसके आगे हमें एक जो चीज आनी चाहिए वो डेफिनेट स्पेलिंग मिस्टेक हम देखेंगे। लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आर्टिकल। आर्टिकल का आपने बहुत प्यार, ये वो मिस्टेक है जो हम बहुत जोर भी लगा लेना तो हम इसको 70% पे पहुंच सकते हैं। अगर आप 70% पे पहुंच गए ना तो आप यू आर डूइंग गुड। 2-3 रूल हैं, उनको आपने ट्राई करना है, अदरवाइज आपने उनको लर्न करना है। एक, दा कहां पे लगता है? पहले दा जो आर्टिकल है एक तो बॉडी पार्ट से पहले लगेगा और लगेगा ही लगेगा, लाइक इन द स्टोमक, ठीक है। बॉडी पार्ट से पहले दा लगना ही लगेगा। ओके, दूसरा चीजों की डायरेक्शन सेट करने के लिए लगना है, टाइम स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर द लास्ट 5 ईयर, फॉर द लास्ट 5 ईयर, डायरेक्शन इन द लेफ्ट, इन द राइट। तो ये 3 चीजें आपको अगर आती हैं ना दा में तो आप 70% दी, इससे ज्यादा। चौथी चीज स्पेसिफाई, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द थिंग। अ पेशेंट वाज, पेशेंट जिसका मैंने नाम लिया है, अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, द पेशेंट वाज इन व्यू ऑफ दी अबव। अब दी कौन सा लगा? अबव, वो जो मैंने ऊपर बात की जिस चीज की, उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, इन व्यू ऑफ दी अबव। तो अगर इनसे ये आपके ये 4 आपको अगर दा लगाने के रूल आते हैं तो आप 70% दी बिल्कुल ठीक लगाएंगे। दूसरा, एंड, आ एंड एन का रूल। आ एंड एन जो आपका आर्टिकल है उसमें आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो है वोवल साउंड। ये आपस में इनकी क्या डिवीजन है? इट्स नॉट अबाउट द वर्ड। हमने पढ़ा होता है ए ई आई ओ यू से पहले एन आता। नो, ऑनर, फॉर एग्जांपल ऑनर मैं लिखूंगा तो मैं एन ऑनर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो हालांकि एक्स से शुरू हो रहा है। सिमिलरली यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजी हालांकि यू से शुरू हो रहा है, मैं आ यूरोलॉजिस्ट लिखूंगा, मैं उसको एन यूरोलॉजिस्ट नहीं लिख सकता, हालांकि यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये तो इट इज अबाउट द साउंड। 18, मैं 18 लिखूंगा, एन 18 ईयर, क्योंकि ए की आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तो इसका आपने ख्याल रखना। दूसरा, ये लगते कम है। रूल है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से पहले नहीं आता, काउंटेबल से पहले आर्टिकल आता है आ एंड एन। अब ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, या आपको याद करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, पेन के पहले नहीं आता क्योंकि वो कहते हैं जी पेन इज नॉट काउंटेबल। एन एक से पहले एक आएगा, ए आएगा। तो ये आर्टिकल को थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये मिस्टेक्स आपकी मिस्टेक्स निकालेंगे तो इसमें आपको वो किया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये थी इसकी ओरिएंटेशन जो आपको ग्रामर के लिहाज से करती है। हम जो इधर हम अपनी एकेडमी में, मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरह वर्क करते हैं इसके लिहाज से। हमारे डेली लेटर बेस्ड चेकिंग होती है। ये मेरे स्टूडेंट्स के चेक हुए हुए लेटर पड़े हुए हैं, मैं आपको कोई एक आधा खोल के दिखा देता हूं। ये देखें, ये आप जरा देख लें। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपका अकाउंट होता है, और अकाउंट के ऊपर आप अपना वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपना लेटर लिख के हमें सेंड उधर ही करते हैं। वहां पे हम ये इस तरह चेक करते हैं। ये देखें, ये अब लेटर लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग टू रेफर मिसेस पोर्टर। ये नीचे हमने
इसकी कर देते हैं, ये देखें कलर कोडिंग कर देते हैं, लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक, एक्सप्रेशन मिस्टेक, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर ये कोई अच्छा लेटर है, आखिरी दिनों में ये हमारी स्टूडेंट थी डॉक्टर कुरत, वो दे आई है शायद, तो ये फिर उनकी मिस्टेक्स निकाल के पॉइंट आउट करके वहां से फिर नीचे उसका वो बन जाता है मिस्टेक्स और उसकी करेक्शन। एंड फिर ये जो इंडिविजुअल आपको 6 क्राइटेरिया मैंने पढ़ाए हैं, इनके ऊपर हम कमेंट करते हैं। तो ये इसका फिर आपको जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है वो आपको डेली बेस के ऊपर आपकी मार्किंग का मिलता रहता है। तो अगर मैं इधर से कोई मेरा ख्याल कल मैंने चेक किया ये लेटर, ये देखें, ये आपको, ये भी स्टूडेंट हमारी डॉक्टर आंसा है, ये कर रही हैं, ये उनकी मिस्टेक्स हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये इसके बाद उनके ये इंडिविजुअल क्राइटेरियाज पे कमेंट करके, दिस इज द वे हम इस तरीके से इंडिविजुअली इसको लेके चलते हैं। तो राइटिंग तो हमारा ये पैटर्न है। स्पीकिंग में डॉक्टर हिरा है, वो आपसे डेली जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ डेली कार्ड करती हैं। ये हमारा राइटिंग पैटर्न है। इसके साथ अच्छा, मैंने आपको जो अभी तक बताया ये क्रिटिकल फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये लेटर से जो हम सिखाते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है वो मैं एक और चीज खोलता हूं सो दैट आपको मैं बता सकूं कि लेटर को अप्रोच कैसे करना है। फास्ट ओईटी मॉक टेस्ट, हम हर वीकेंड पे मॉक टेस्ट लेते हैं। एवरी वीकेंड इज आवर मॉक टेस्ट। तो लाइक फ्राइडे को हम मॉक टेस्ट लेते हैं हर फ्राइडे को, बाकी 4 दिन हमारी इसी तरह ऑनलाइन हम चेकिंग करते हैं। स्पीकिंग राइटिंग, मैं कोई लेटर एक खोल लूं, फास्ट ओईटी राइटिंग। अच्छा, ये देखें लेटर है, ये हमारे पास ये लेटर्स पड़े हुए जो हमारी अकेडमी के लेटर हैं। ये आपको लेटर आ गया, आपने इसको अप्रोच कैसे करना है। आपके पास 45 मिनट्स होते हैं। 45 मिनट्स में खुला हुआ है बेटा, खोल लो। हसान इसको खोल दो। इस 45 मिनट्स में आपने जो काम करना होता है, पहले 5 मिनट वो आपको पेन नहीं उठाने देते। देखें यहाँ पे लिखा होगा नो पेन रीडिंग टाइम, इसके पेन नहीं उठाने देते, ये राइटिंग टाइम है। अच्छा, आप ये अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपको लेटर मिला आपने अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले एंड से पढ़ना है। ये यहाँ से राइटिंग टास्क यूजिंग द इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा, आखिरी उसका विजिट पढ़ लिया यहाँ से। ये इस दौरान में आपने पढ़ के आपको पता लग जाता है, ये देखिए लिखिए एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द असेंडिंग कॉलन, तो आपको पता लग गया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि आप नहीं तो अगर शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मसला होगा। तो आप यहां से पढ़ने के बाद, अभी 5 मिनट चल रहे हैं, मेरे हाथ में पेन नहीं है, मैं वापस गया, यहां से जाके मैंने जल्दी से स्किम किया, 5 मिनट में पूरा कर लिया। अब मेरा 40 मिनट टाइम राइटिंग शुरू होता है। 40 मिनट राइटिंग टाइम में मैंने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है इसका प्रॉपर। मतलब मैंने जो पैराग्राफ जिसमें जो लिखना है उसके ऊपर वर्क करना है। वो हमारे 5 हम 180 वर्ड्स जो हैं, 180 टू 220 वर्ड्स, मतलब 200 प्लस माइनस 20 का हम लेटर रिकमेंड करते हैं, 200 प्लस माइनस 20 का लेटर। अच्छा, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपने पहले वो जो 10 मिनट है इसको ऑपरेट करके इसके आपने बनाना है कि मैंने, अच्छा ये मेरा चीफ पैराग्राफ है, देख रहे हैं ये लग रहा है ये चीफ पैराग्राफ है, दिस इज मेरी HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये मेरी हिस्ट्री है, यहां से ये हिस्ट्री है। तो मैंने वो सारा मार्क किया, उसमें इररेलेवेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन काट। जब आपका पेन उठ जाए एक दफा, आपका पेन दोबारा बैठना नहीं चाहिए। लाइक व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट शुड बी राइटिंग लाइक अ फ्लो, फिर आपकी राइटिंग में फ्लो आएगा। अगर आप लिखते हुए आप अपने नोट्स बार बार देख रहे हैं, लाइक अच्छा ये हो गया वो हो गया, यहां से ये लिखूं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो मतलब आप सही नहीं कर रहे। 10 मिनट आपके ऑपरेशन प्लानिंग के हैं, उसमें आपने सारा अच्छे से प्लान करके बैठ जाना है। उसके बाद आपने दोबारा प्लानिंग नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ड लिमिट मैटर नहीं करती, लेकिन देखें आप अगर वर्ड लिमिट नहीं लगाएंगे तो आप फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस करेंगे। आपने अपनी प्रैक्टिस में 100% आपने लगानी है, आपने 100% लिमिट लगानी है, ये जरूरी है। क्योंकि देखें उसमें 40 वर्ड्स का हम रेंज भी तो दे रहे हैं ना, तो इतनी मतलब आप अगर 300 का लिखेंगे तो इसका मतलब है कुछ आप अनइंपॉर्टेंट डाटा लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिस कर देंगे, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में अपनी लिमिट रखें, लेकिन एग्जाम में इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है कि वर्ड लिमिट डजंट मैटर्स। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, अब हम आगे हम इस चीज की बात कर रहे थे कि लेटर को हमने प्लान कर लिया। अब हमने जब राइटिंग करनी स्टार्ट करनी, हम लिखेंगे 5 पैराग्राफ। लाइक हमारे पैराग्राफ जो होंगे वो
हम 5 पैराग्राफ लिखेंगे। ये मेरे पास लेटर का एक स्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये पहला पैराग्राफ हो गया हमारा राइटिंग का। ये देखें, ये हमारे 5 पैराग्राफ होते हैं इसमें रेफरल में, 5 ही पैराग्राफ हमारे होते हैं डिस्चार्ज में। रेफरल में आपके 5 पैराग्राफ। एक होता है आपका पर्पस, लास्ट वन इज क्लोजिंग। पर्पस क्लोजिंग हमारा सारे लेटर्स में हमारा अपनी जगह पे रहेगा, वो कभी नहीं हिलेगा। पर्पस एंड क्लोजिंग एंड कंक्लूजन वुड बी द सेम। आप अपने उसके टेम्पलेट तैयार करके अपने 2-3 टेम्पलेट तैयार करके रख लें। जो बीच में हमने बॉडी लिखनी है 3 पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ होता है हिस्ट्री पे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेफरल की। एक होता है हिस्ट्री पे पैराग्राफ। दूसरा हमारा पैराग्राफ किस चीज पे होता है, दूसरा हमारा पैराग्राफ होता है उसकी HOPI पे। तीसरा हमारा पैराग्राफ होता है उसकी प्रेजेंटेशन पे। जो प्रेजेंटेशन पे पैराग्राफ होता है उसमें आपका कंटेंट चेक किया जाता है, वो बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें आपने ज्यादा लिखना है। जो आपका HOPI का पैराग्राफ है वो आपने छोटा लिखना है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को 6 विजिट है, 6 विजिट में से उसको लोअर बैक पेन उसकी ऑगमेंट हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है, लास्ट में उसके डेंजर साइन आए हैं, आपने उसको रेफर कर दिया है। अब वो जो उसके पहले 5 विजिट है वो आपका HOPI है, उसको आप कैसे लिखेंगे कि पैराग्राफ में आपने वो 5 विजिट लिखने हैं। The patient initially on this date patient presented with this thing with lower back pain that was radiating down to the leg. आपने कुछ नहीं लिखा, एग्जामिनेशन कुछ नहीं लिखा, आप लिखेंगे his symptoms worsened in the subsequent 4 visits in terms of increase in pain, decrease in mobility, blah blah blah, जो भी उसके वो pick and choose करेंगे। Therefore different painkillers were tried, however her symptom did not relieve. अब different painkillers including morphine were tried। अब ये मैंने क्या किया, मैंने उसको सारे को कितना प्रिसाइज करके लिख दिया उसके विजिट को, लेकिन जो आखिरी विजिट होगा उसके ऊपर मैं एग्जामिनेशन लिखूंगा, उसके ऊपर मैं सब कुछ लिखूंगा। ऑन 2 days विजिट he presented with worsening of her symptom, he was having this, he was having numbness on the lateral aspect of the thigh, जो सारी चीजें लिख के his examination revealed this and that. In addition his x-ray report revealed that there was bulge at this level। तो वो उसको आप elaborate करके लिखेंगे और देन आप उसकी डेफिनेटली क्लोजिंग लिख देंगे। तो ये हमारा पैटर्न होता है। उसका मोटा मोटा मैंने आपको बताया किस चीज का, रेफरल का। डिस्चार्ज का जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, डिस्चार्ज के पैटर्न में आपने उसका अपडेट के लिए उसको आपने उसका बता दिया, लास्ट में आपने उसकी क्लोजिंग कर दी। जो बीच में उसकी बॉडी लिखनी है ना, उसका पहला पैराग्राफ आप कंक्लूजन ऑफ प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी इसको समझने की बात है। लाइक आप क्योंकि आपने बार बार रेफरल लिखा होता है तो आप वैसे लिखने लग जाते हैं। इनिशियली ही प्रेजेंटेड विद initially on this he presenting with fever and rashes on his body, नहीं, आप कंक्लूजन देंगे he was admitted in the hospital with sign and symptoms suggestive of bacterial meningitis। क्योंकि आप उसके बाद उसी पैराग्राफ में आप जो उसको आपने मैनेजमेंट दी वो लिखेंगे। आफ्टर द एडमिशन he was given ceftriaxone empirically which was shifted to like benzyl penicillin after his cultural report came to be Neisseria meningitis। फिर अगले पैराग्राफ में आप डेफिनेटली उसमें आप उसकी अगर उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगले पैराग्राफ में ड्यूरिंग हर स्टे इन द वार्ड ही मेड गुड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, ये इतने दिन स्टे किया, ये किया, वो आपने लिख दिया। उसमें क्या क्या उसकी प्रोग्रेस हुई वो आपने लिख दिया, या आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा है तो उधर उसने क्या प्रोग्रेस की है वो आप लिख देंगे। इसका डिस्चार्ज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इसका प्लान। इसका प्लान का प्रेजेंटेशन वाला पैराग्राफ आफ्टर पर्पस, इसका प्लान इज एवरीथिंग। मेरे से स्टूडेंट अक्सर ये सवाल किया करते हैं, बड़े कॉमनली ये सवाल आपको होता है कि हमने डोजेज ऑफ हमने डोज जो है वो कहाँ पे लिखनी है, वो डिस्चार्ज में लिखनी है। डिस्चार्ज में आप इन द मॉर्निंग इन द नाइट ये भी लिखेंगे शी वाज, छोटी से छोटी डिटेल आप लिखेंगे। वहां पे लिखा होगा नर्सिंग केयर असिस्टेंट इसको घर भेजा जा रहा है, आप लिखेंगे ही इज बीइंग डिस्चार्ज एट होम नर्सिंग केयर असिस्टेंट व्हिच इंक्लूड टेकिंग शावर विद असिस्टेंस लाइक वॉक विद क्लचेस एंड मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, कीप द वुंड एक्सपोज्ड, ये सारी चीजें आप बताएं। फिर आप लेंगे ऑन इन डिस्चार्ज मेडिकेशन इंक्लूड टेकिंग वारफेरिन 4 milligram twice a day in the evening।
आप यही भी बताएंगे इन द इवनिंग, आप ये भी, क्योंकि आप अज्यूम करेंगे कि जिस बंदे को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ उसका जीपी को मैं लिख रहा हूँ, वो एक जूनियर आदमी है, जो मैं सीनियर आदमी हूँ, मेरे पास एडमिटेड था, जो मैंने लिखना है उसने उसको फॉलो कराना है। इवन कि उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका आइए ना रिपीट कराएं एक महीने बाद, वो भी आप लिखेंगे। आप ये भी लिखेंगे कि उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ बुकिंग है, हिज बुकिंग विद द रिहेबिलिटेशन सेंटर इज आफ्टर 1 वीक, आप लिखेंगे। तो ये हमारा पैटर्न डिस्चार्ज का, और ये हमारा, मैंने आपको रेफरल का पैटर्न भी पहले वो आपके साथ डिस्कस कर दिया है। सो दिस इज, ये देखें, ये हमारे पास एक लेटर मैंने आपको खुला हुआ है, बल्कि मैं वो जो पहले लेटर खुला था वो खोलता हूँ, वो थोड़ा इससे ज्यादा बेहतर है। हाँ ये देखें, अब ये देखें, मैंने आपको डिस्चार्ज क्योंकि रेफरल सिखाया है, तो ये देखें, ये पहला ये है, आई एम राइटिंग रेफरल लेटर है, आपने पर्पस इसमें अपना क्लियर किया। अगला आपने लिखा है, ये उसकी HOPI है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इनिशियली इन 2008 शी प्रेजेंटेड टू मी विद अ कंप्लेंट ऑफ, ये उसकी वो लिखी, ये उसकी आगे से अब उसकी प्रेजेंटेशन वाला पैराग्राफ आ गया जिसको अच्छे से एलेबोरेट करके लिखा है। ये उसकी रिगार्डिंग सोशल हिस्ट्री इसलिए नीचे लेके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नीचे ले जानी होती है, अदरवाइज अगर वो रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे रिगार्डिंग सोशल हिस्ट्री, इसी के अंदर मेडिकल हिस्ट्री भी हो वो भी इसी के अंदर लिखेंगे, तो ये आपने यही पैटर्न अडॉप्ट करना है। अदरवाइज अगर उसकी सोशल और मेडिकल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लेटर ऑन विजिट पे इफेक्ट कर रही है, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और कीप इन माइंड, जो साइकेट्रिक लेटर होते हैं इनकी सोशल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कितने लोगों के साथ रह रहा है, उसके साथ कौन रह रहा है, सोशल हिस्ट्री और उसकी पर्सनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइकेट्रिक लेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो कि मैंने आपको OET की ओरिएंटेशन, मतलब मैंने ट्राई किया है कि आपसे ज्यादातर एरियाज हम कवर करें। अब आप कोई भी, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, सो दैट आई कैन आंसर देम अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट, इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन, आपको ज्यादा, क्योंकि उसमें फायदा होगा। अगर आपकी क्वेरीज कोई रह जाएंगी तो वो आपका ज्यादा उसमें फायदा नहीं होगा। तो अब आप मुझे कोई क्वेश्चन है, आप अपना माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं या लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूँ। ओके, हमारे ड्यूरेशन जो हम यहाँ पे कोर्स करवाते हैं हमारा 1 मंथ ड्यूरेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 महीने में बहुत अच्छा तैयार हो जाते हैं। ओके, आप वन स्टूडेंट वांट मी कि मैं ये चार्जेस आपसे डॉक्टर हीरा आपको बता देंगी, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो वो डॉक्टर फैसल या डॉक्टर हीरा दे आर सपोज्ड टू डील विद द चार्जेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ओके, मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा है डिस्चार्ज का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दें। ओके, डिस्चार्ज का फॉर्मेट, आई एम राइटिंग टू अप यू रिगार्डिंग दिस हु अंडरवेंट cholecystectomy and is ready to be discharged today under your follow up। ये तो आपकी स्टार्ट हो गया, मतलब आपने अपडेट करना है और फॉलो अप करवाना है, वहां पे आपने रेफर करना होता है और मैनेजमेंट एंड असेसमेंट करानी होती है। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी, क्लोजिंग इसकी डेफिनेटली आप अपनी को बना लेंगे, आई बिलीव ही नीड्स योर फर्दर अटेंशन एंड ब्ला ब्ला। जो बीच में आपका फॉर्मेट है ना, जो उसकी बॉडी है, वो 3 ही पैराग्राफ होंगे। पहला पैराग्राफ आपका होगा कंक्लूजन ऑफ प्रेजेंटेशन, लाइक एक बंदा ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ है, आपने उसका ऑपरेट किया है, तो आपका पहला यहां से स्टार्ट ही यहां पे आ जाती। ओके, मैं उस पर बात करता हूँ, रीडिंग में मैं बात करता हूँ, मुझे ये पहले बता लेने दे, फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। ओके, तो उसमें आपने कंक्लूजन ऑफ प्रेजेंटेशन देना। ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद दिस थिंग, ये आप उसको बताएंगे। ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, या आप कहेंगे ही वॉज शिफ्टेड टू द वार्ड आफ्टर हैविंग टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डन। यहां से आप स्टार्ट करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली शी वॉज गिवन दिस एंड दैट, वो आप करेंगे। अगला पैराग्राफ होगा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट का। ड्यूरिंग स्टे इन द वार्ड ही मेड गुड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस, या हिज प्रोग्रेस वॉज फ्लक्चुएटिंग, कुछ भी आप जो होगा वही लिखेंगे। या आप लिखेंगे ही वाज शिफ्टेड टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर वेयर ही मेड गुड प्रोग्रेस। ठीक है। तीसरा आपका जो लास्ट पार्ट है वो होता है मैनेजमेंट प्लान, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट प्लान शुड बी वेरी मच एलेबोरेटिव। उसकी जो उसकी होम नर्सिंग केयर असिस्टेंट है उसकी एक एक चीज आप बताएंगे, लाइक
टेकिंग शावर भी बताएंगे, आप उसमें एवरीथिंग आप बताएंगे कि उसके उसका वुंड एक्सपोज है, जो भी आप सब कुछ बताएंगे। उससे आगे आप उसकी मेडिकेशन बताएंगे, हिज डिस्चार्ज मेडिकेशंस इंक्लूड, वो जो जो 1 2 3 आप बताएंगे। फिर पेनिसिलिन 4 mg जो भी, या 2 mg ट्वाइस अ डे इन द इवनिंग। इवन के टाइमिंग भी बताएंगे। इन द वहां लिखा होता है मेन नोक्टी, तो आप ये नहीं कहेंगे नोक्टी, आप इन द मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है। आप एट नाइट कहेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे, आप अपने ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। और इसके एंड में अगर कोई उसने आपको एडवाइस किया है लाइक हिज विजिट विद द रिहेबिलिटेशन सेंटर इज बुक्ड आफ्टर 2 weeks, वो भी आप बताएंगे। तो ये इस तरीके से आप अपना वो लेके चलेंगे। विल अच्छा, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ आवर स्टडी, हाउ विल वी डू द मॉक टेस्ट ऑनलाइन विद इन गिवन टाइम। ओके, जो आपका स्टाइल ऑफ स्टडी है, मॉक टेस्ट तो हमने तैयार किए हुए, हम आपको एक दिन पहले डाटा शेयर कर देंगे। जो लोग लाहौर से नहीं हैं उनको डाटा एक दिन पहले हम शेयर कर देंगे मॉक टेस्ट का। आपने वो मॉक टेस्ट लेके रख लेना है। जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा आपने वो रीडिंग लिसनिंग आपने उसके प्रिंट लेके रख लेने हैं। इस तरह राइटिंग का प्रिंट लेके रख लेना है। राइटिंग आपने करके उसको टाइप, वो बाद में आपने जो आपने लिखा होना है ड्यूरिंग टाइप पे आपने टाइप करके हमें भेज देना है। हम आपको ऐसी रिपोर्ट जनरेट करके विद वो हम आपको भेज देंगे। इसी तरह आपका स्पीकिंग भी मॉक टेस्ट वाले, वैसे तो जो हमारे साथ सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए होंगे उसके साथ हम स्पीकिंग करते हैं। जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, हमारा हर दिन मॉक टेस्ट होता है। स्पीकिंग इज एवरी डे अ मॉक टेस्ट बिकॉज यू डू अ स्पीकिंग एवरी डे। एवरी डे डॉक्टर हीरा आपके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो मॉक टेस्ट ही होता है। ओके, हमारी एकेडमी जो है वो हमारी लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल 5 नंबर गेट के सामने है। लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर है और उसी के अंदर ही हमारी एकेडमी है। गंगाराम, यस वी यू पीपल कैन कम फिजिकली। उसके लिए हम ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके लिए हम मिक्स सेक्शन चलाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का भी हमने टाइम बचाना होता है। इनिशियली वो हमारे साथ सेशन लेते हैं, जब वो मतलब वो इनिशियली तैयार हो जाते हैं इस चीज के लिए कि वो दे कैन डू एट होम, तो फिर वो हमें ऑनलाइन ही चेकिंग करवाते हैं। बिकॉज आपने देखे मुझे तो चेकिंग आप आएंगे मेरे पास लेटर चेक करने में, मैं 3 मिनट में कर दूंगा आपका लेटर चेक। 3 मिनट में आपको सजेशन भी दे दूंगा, मेरा इतना ही टाइम लगता है मुझे, बल्कि ऑनलाइन चेकिंग में मुझे 15 मिनट लगते हैं एक लेटर में। तो लेकिन वो स्टूडेंट का आना जाना, मैं चाहता हूं कि वो भी टाइम वो अपना प्रैक्टिस करें। अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, वो ज्यादा देर आना चाहता है, तो हम बिल्कुल नहीं रोकते। हमारा बिल्कुल ऑन कैंपस हमारा सेशन हम चला रहे होते हैं। ये आप मॉक टेस्ट देखिए, जो इधर आगे हमारे पास देना चाहते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास आगे मॉक टेस्ट दें। लेकिन जो आउट ऑफ सिटी है वो नहीं आ सकते, उनके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं मॉक टेस्ट की। ओके, ये बी एंड सी की मैनेजमेंट के लिहाज से रीडिंग के एक स्टूडेंट ने पूछा है डॉक्टर, यस हम मॉक टेस्ट चेक करते हैं, प्रॉपर उसकी चेक करके हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब देखें रीडिंग और लिसनिंग का तो आपको हम उसके आपके रिजल्ट अब आपके साथ शेयर करेंगे। स्पीकिंग बिल्कुल इंक्लूड होता है, स्पीकिंग भी मॉक टेस्ट में इंक्लूड होता है। नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट? हम आपको रीडिंग और लिसनिंग के आंसर प्रोवाइड करेंगे, वो आप आंसर को देख के चेक कर लेंगे। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग हम आपका खुद वैल्यूएट करते हैं। ओके, मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको कोई ब्रीफली उसमें रीडिंग और लिसनिंग का बता दूं थोड़ा सा। देखिए, वैसे मैंने इसकी वो की हुई है, रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू, बेटर ये है। तो रीडिंग का मैं बता दूं, रीडिंग का जो बीसी पोर्शन है उसका वो पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। बीसी पोर्शन की मैनेजमेंट ये चीज है कि बी में आपने देखें, बी में आपने 12 मिनट्स आपने देने हैं। बी में आपने क्या करना है, आपने इसमें एक ही चीज वो आपसे कॉमन, एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन 6 में से सीधे होंगे। जो 3 क्वेश्चन होंगे वो इतने सीधे नहीं होंगे। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको स्पेसिफिक अप्रोच बनानी पड़ेगी। लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट खोल के आपको थोड़ा समझाता हूं कि वो वर्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करते हैं। ओईटी रीडिंग, ये देखें ओईटी रीडिंग में हम गए और मैं आपको बीसी की अप्रोच थोड़ी आपको वजह कर दूं। ये हमारा डाटा है जो हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। आपको
ये ए है, ये बी में हम आ गए। देखें देखें ये मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये देखें ये क्वेश्चन है, ये इसके ये आंसर्स दिए हुए हैं, देखें ये आपके सामने आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने वो जो आपको 1 मिनट दिया जाता है उसमें आपने पहले तो ये यहां से पढ़ना है, वो जो आपको आपने उसमें सबसे पहले मिनट कह रहा हूं, आपने पेशेंट हु आर डाइंग नोटिस द नोटिस रिमाइंड्स स्टाफ व्हाट पेशेंट। अब ये व्हाट रिमाइंड्स व्हाट पेशेंट, ये रिमाइंड्स व्हाट पेशेंट इज योर कीवर्ड, इसको नीचे से अंडरलाइन कर लेना है। वी नीड टू बी प्रिस्क्राइब एंटीमेटिक्स। अब ये एंटीमेटिक्स प्रिस्क्राइब्ड एक कीवर्ड है, इसी तरह इनके आगे कीवर्ड आपने ढूंढ लेने हैं। तो जब आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको फिर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक अप्रोच। आपने स्पेसिफिकली अपने टारगेट करना है। बी में सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो आपने अकॉर्डिंग टू द डाटा क्वेश्चन होते हैं, वो आपने उसमें निकाल के आपने उसका आंसर करना होता है। सी अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। सी पे हम जाते हैं। अच्छा, सी पे आपको एक वो पूरा टेक्स्ट दिया होता है, नीचे उसके क्वेश्चन दिए होते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना है। द फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट स्ट्रेस। अब ये व्हाट स्ट्रेस जो है ना, ये हमारा कीवर्ड हो गया। इसमें 2-3 तरह की अप्रोचेस आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। एक स्पेसिफिक अप्रोच, वही एक जो हमने बी वाली थी। दूसरी गेस्टाल्टिक अप्रोच, लाइक होलिस्टिक अप्रोच, कि आपने ओवरऑल इस एरिया में क्या बात हो रही है। वो वर्ड के पीछे नहीं जा रहे होते, वो पूरे एक आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि उस एरिया में वो पूरे ओवरऑल आप एक किसी पहाड़ी पे चढ़ के शहर को देखे, वो जो व्यू आपको आ रहा होता है, वो अप्रोच आपसे मांग रहे होते हैं। सेकंड अप्रोच। तीसरा, वो किसी चीज का लिटरल मीनिंग पूछ लेते हैं। चौथा, किसी चीज का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछ लेते हैं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वो मीनिंग होता है कि हालांकि उसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, वहां पे वो जो उस एरिया में उसका मतलब के बारे में बात की गई होती है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये आप अप्रोच लेके जैसे ही आप आगे साथ में चलते जाएंगे, तो आपको हर चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। आप अपने आंसर्स देते जाएंगे, एक क्वेश्चन करके फिर अगले पे एक क्वेश्चन करके। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, सम टाइम एक पैराग्राफ में 2 आंसर्स पड़े होते हैं और सम टाइम किसी पैराग्राफ में कोई आंसर भी नहीं पड़ा होता। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। दैट्स इट। बस ये और एंड पे आपने रीडिंग को ऑगमेंट करने के लिए जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, कि आपने वो अपनी एनालिसिस जरूर आपने अपना टेस्ट करने के बाद करना है। एनीथिंग एल्स? बाकी वो मैंने रीडिंग लिस्टिंग एक्सप्लेन कर दी है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो यहां तक हम क्लियर हैं। अगर कोई किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जनरल किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क इन अ शॉर्ट वे, अदरवाइज वी हैव डन सेशन। बाकी आप यू कैन कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर फैसल एंड डॉक्टर हीरा, वो आपको मतलब इस चीज में के हवाले से जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो दूर हो जाएंगी, मतलब एकेडमी के लिहाज से, या मतलब अगर आप में से कोई लोग नहीं एकेडमी ज्वाइन करना चाहते, हम आपको इसका जो सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, नो इशू विद दैट। सर इनको काइंडली आप गाइड कर दें फ्री ट्रायल से रिलेटेड। फ्री ट्रायल, देखिए फ्री ट्रायल तो हम वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी एकेडमी में हमने हर चीज की वीडियोस बनाई हुई हैं। जो फ्री ट्रायल है, जो स्टूडेंट आके एकेडमी में फ्री ट्रायल लेना चाहता है, वो बिल्कुल मैं उसका लेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करूंगा, लेकिन ऑनलाइन फ्री ट्रायल हम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्री ट्रायल के लिहाज से जिसने आना है वो एकेडमी में आके हम बिल्कुल उसके लिए फ्री ट्रायल, हम देयर इज अ क्लास, हम एक क्लास आप हमारे से आगे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, बिकॉज मे बी वेदर यू नीड अस और नॉट, ये बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है डॉक्टर हीरा, मेरा ख्याल है वी शुड नाउ लीव सेक्शन। आई होप आप लोगों ने, आपको इसकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। होपफुली आपका आज का सेशन ये आपके लिए कुछ किसी हद तक फ्रूटफुल होना चाहिए, बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको इसमें जो फायदा इस शॉर्ट से टाइम में मिल सके वो हम आपको दें।
जी। एंड डिटेल्स हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देते हैं, डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट डिटेल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डॉक्टर, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, यू पीपल कैन कांटेक्ट डॉक्टर फैसल। वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको गाइड भी कर देंगे, और जो भी प्लान होगा वो फर्दर वो सारा जो है वो फाइनल कर देंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।